हाँ मेंटल ग्रोथ। हाँ हाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और बताओ बीएमआर से रिलेटेड बताओ देखिए। हाँ मतलब कैटाबॉलिज्म ज्यादा होता है तो कैटाबॉलिज्म करवाता है। तो टी3 टी4 ज्यादा होगा वेट लॉस या वेट गेन? वेट लॉस। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन? टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया? एंजाइटी या डिप्रेशन? अच्छा पाल्पिटेशन या स्लीप एपनिया? पाल्पिटेशन। वेट गेन वेट लॉस? वेट लॉस। और मैनेजमेंट बताओ देखिए थोड़ा, अगर टी3 टी4 कम है तो क्या करेंगे? लियोथायरॉक्सिन देंगे खाने के कितने घंटे बाद? एम्प्टी स्टमक्स विद नॉट एंटासिड या विदाउट एंटासिड? विदाउट एंटासिड। एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। और कुछ? और क्या हाई फाइबर या लो फाइबर डाइट? कॉन्स्टिपेशन। इसमें हाइपोथर्मिया होता है हाइपोथर्मिया? इसमें हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया होता है ना। टी3 टी4 कम है तो हाइपोथर्मिया होगा। हाइपोथर्मिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वार्म ब्लैंकेट देंगे उसको, वार्म एनवायरनमेंट देंगे। स्टिमुलेटिंग या नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट? कैलोरी कैसी देंगे, लो या ज्यादा? लो कैलोरी। इसके अंदर मिक्सडीमा होता है या क्रिटिनिज्म होता है हाइपोथायराइडिज्म में? दोनों ही होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में बच्चा है तो क्रिटिनिज्म अडल्ट है तो मिक्सड दोनों होते हैं। ठीक है वेरी गुड, कुछ कोशिश की आपने, अच्छा वेरी गुड। तो हम कल कहां तक पढ़े? हाइपो तक पढ़े थे ना? हाइपो पढ़े थे ना? हाँ तो इधर ध्यान दो देखिए प्लीज। अब हम थोड़ा सा समझा देते हैं, डिजीज स्टार्ट हो रही है तो ये हाइपोथायराइडिज्म है। आपको समझ में आया? पूरा पूरा समझ में आ गया सही में? एकदम। देखो हाइपोथायराइडिज्म ऐसी बीमारी है कुछ भी कॉज हो सकते हैं। पहली बात तो इसको मीनिंग समझना है कि हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है डिक्रीज टी3 एंड टी4। अब ये तो कम हो गया, टी3 और टी4 कम हो जाना हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, आप क्या आंसर दोगे? टी3 टी4 कम होना प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, और टीएसएच ज्यादा होना। क्योंकि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो टीएसएच ज्यादा होगा। तो जब भी प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो टी3 टी4 कम होगा और टीएसएच ज्यादा होगा। सही है। लेकिन अगर सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है तो सब सेम, सब सेम, कुछ याद ही नहीं रखना। हाइपर तो सब कम, हाइपर तो सब ज्यादा, बस। सेकेंडरी है तो सब कम, सब कम कौन? टी3 टी4 टीएसएच, याद नहीं रखना बस। सेकेंडरी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब टी3 टी4 नेगेटिव होगा तो भी सेम हो जाएगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो सब सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो टी3 टी4 भी कम होगा और टीएसएच भी कम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि प्रॉब्लम किसमें है? पिट्यूटरी में। कैसे समझाऊं देखो आप, ये आप सेकेंडरी समझाता हूं, प्राइमरी तो मैंने पहले भी बता दिया, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है और ये थायराइड ग्लैंड है। अब माना कि कौन सा डिसऑर्डर है? सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सुना एक मिनट, कौन सा है? सेकेंडरी। इसका मतलब किसी कारण से टी3 टी4 कम हुआ क्योंकि पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है। सेकेंडरी का मतलब कौन काम नहीं कर रही? पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है, इसकी वजह से टी3 टी4 कम हो गया। तो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि प्लीज टी3 टी4 कम हो रहा है, आप कुछ करो। तो टीआरएच स्टिमुलेट किसको करेगा? पिट्यूटरी को। क्या बोलेगा? टीएसएच का सीक्रेशन बढ़ाओ। भाई टी3 टी4 कम हुआ तो किसका सीक्रेशन बढ़ाओ? लेकिन प्रॉब्लम किसमें है? तो बढ़ा पाएगी क्या? इसका मतलब कम ही रहेगा, कितना स्टिमुलेट अंदर है ही नहीं उसके, तो कम होगा। तो इसीलिए सेकेंडरी में कुछ याद ही नहीं रखना। हाइपो है तो सब कम, हाइपर है तो सब ज्यादा। ये समझ में आया मैकेनिज्म? हाइपर होगा तो टीएसएच भी हाइपर है। लेकिन प्राइमरी अगर कुछ नहीं लिखा उसको प्राइमरी बोलते हैं। भाई कुछ नहीं लिखा उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या मैं बोल दूं हाइपोथायराइडिज्म तो समझ जाना मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं। क्योंकि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का मतलब थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन कम हो जाना, मतलब प्रॉब्लम किसमें? थायराइड में। मोस्ट प्रोबेबल यही मानते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैकेनिज्म तो समझ में आ गया कि टी3 टी4 कम होता है तो टीएसएच ज्यादा होता है, ये प्राइमरी की बात होती है। और सेकेंडरी है तो सब सेम। अगर सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म होगा तो सब ज्यादा, सब ज्यादा, बस सिंपल, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। अब देखो एक बात और, मैंने कल बताया था आपको, ये डेफिनेशन होगी कि टी3 टी4 कम होना, टीएसएच ज्यादा होना हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। यस। अब मैं कॉज पे जाता हूं। कॉज बहुत हो सकते हैं, हर एक ऐसा कॉज जिसमें टी3 टी4 कम होता है वो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। जैसे किसी की थायराइड ग्लैंड निकाल दी तो क्या आप थायराइड हार्मोन बनेंगे? अब कहां से बनेंगे? तो पोस्ट थायराइडोटॉमी क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म। यस और नो? हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और दूसरी बात बताओ देखिए, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म था, हमने एंटीथायराइड मेडिकेशन दी तो क्या हाइपोथायराइडिज्म नहीं हो सकता? भाई किसी को हाइपर था, हमने ऐसी ड्रग दी जो थायराइड के सीक्रेशन को कम करे, अगर उसकी ओवरडोज होगी तो हाइपर नहीं हो सकता? हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑटोइम्यून। मोस्ट एक याद रखना आपको, बॉडी की इम्यूनिटी वाली सेल होती है ना, वो थायराइड को खाने लग जाती है। उस डिसऑर्डर का नाम है हैशीमोटो डिजीज। क्या बोलते हैं? क्या नाम है उसका? हैशीमोटो डिजीज। क्या नाम है जी? तो ये याद रखने का थोड़ा सा कि हैशीमोटो क्या होता है? ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म का कॉज है। और क्या हो सकता है? थायराइड का ट्यूमर हो गया। देखो थायराइड का इन्फ्लेमेशन, थायराइड का ट्यूमर, थायराइड की इंजरी, ये तीनों कॉज हाइपर के भी है और हाइपो की है। ये डिपेंड करता है कि कहां इंजरी हुई है, तो कोई इसका फिक्स नहीं। हाइपर में भी तीनों फिक्स है, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा और ट्यूमर। ये चारों कॉज हाइपर में भी लिखे जाएंगे और हाइपो में भी लिखे जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ये बात तो मेन क्या याद रखोगे आप? हैशीमोटो। तो कॉज कल हो गए थे आपके। हाशीमोटो पहले तो डेफिनेशन लिख दी, उसकी वजह से क्रेटिनिज्म हो गया, मिक्सडीमा हो गया, उसके बाद कॉज हो गया, मोस्ट कॉमन है हैशीमोटो डिजीज, उसके बाद ऑटोइम्यून बता दिया, पोस्ट ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है हाइपरथायराइडिज्म, पोस्ट ग्रेव का मतलब हाइपर था, उसके बाद ड्रग दिया तो पोस्ट ग्रेव हो गया। आयोडीन नहीं खाया, आयोडीन नहीं खाया तो टी3 टी4 नहीं बना। एंडेमिक गोइटर का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ एंडेमिक? ये पता गोइटर एंडेमिक गोइटर एक ही बात है। वैसे एंडेमिक गोइटर का मीनिंग क्या है? मैं अगर बोल दूं एंडेमिक जोधपुर से बहुत ज्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर जोधपुर में रहने वाले लोग ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। सही है। तो एंडेमिक गोइटर का मतलब है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आयोडीन की कमी है, उसकी वजह से सिर्फ उस एरिया के लोगों को गोइटर हो रहा है। पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में लोगों को गोइटर हो रहा है, दैट इज एंडेमिक गोइटर। लोकल जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे किसी के खाने में, जैसे पर्टिकुलर जो समुद्र के किनारे रहते हैं उसमें कभी आयोडीन की कमी नहीं होती, ऐसा माना जाता है, क्योंकि सी फूड हुआ ऐसा करके उसमें नमक ज्यादा होता है, ऐसा मानते हैं। तो कहीं पर बाहर वाले लोग हैं, कुछ लोग हम समुद्र के किनारे वाले हैं, कहीं मुंबई वाले सारे सोच रहे होंगे, सारे जो आसपास बैठे हैं हमारे को कैसे होता है, किसी किसी को हो जाता है, ऐसे पर्सनली नहीं लेना है।
ठीक है। एंडेमिक गोइटर, ओके। थायराइड ट्यूमर है भाई, ट्यूमर डिपेंड करता है कैसा क्या है। पिट्यूटरी का भी कॉज हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। हाइपोथैलेमस का कॉज, हाइपोथैलेमस का भी कोई इन्फेक्शन होता है, टीआरएच स्टिमुलेट नहीं होगा तो टीएसएच कैसे होगा? तो हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर, ट्रॉमा, इंजरी, इन्फेक्शन। पिट्यूटरी में इन्फेक्शन, इंजरी, ट्यूमर, ट्रॉमा। सही है, ठीक है, इतना लिख दिया। लिखो देखो फटाफट, ये हो गया ना कल। थायराइडक्टोमी, ज्यादा एंटी नॉट थायराइड, एंटी थायराइड मेडिकेशंस। थायराइड मेडिकेशन तो क्या करेगा? थायराइड के सीक्रेट्स को बढ़ाएगा। एंटी थायराइड ऐसी ड्रग्स जो थायराइड के सीक्रेट्स को कम करे। और नेक्स्ट आता है चीफ मिनिस्टर, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब क्या क्या आएंगे आपको सब याद होने चाहिए भाई। देखो पहले अपन साइकोलॉजिकल साइन से याद करते हैं। मेंटल साइन, डिप्रेशन या एंजाइटी, डिप्रेशन। मेंटल स्लो या मेनिया, मेंटल स्लो। लेथार्जी या इंक्रीज एक्टिविटी, फैटिग या एक्टिवनेस। बस वीएमआर कम तो लेथार्जी, फैटिग, वीकनेस, मेंटल स्लो। मेंटल स्लो का मतलब होता है डिप्रेशन। आपने एग्जाम नाम सुना होगा मेलनकोलिक पर्सनालिटी। मेलनकोलिक पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, जिसके बहुत ज्यादा बात की जाए फिर भी जवाब नहीं दे, बात करने का मन नहीं करे, उसको बोलते हैं मेलनकोलिक पर्सनालिटी। हिपोक्रेटिस के अकॉर्डिंग, हिपोक्रेटिस ने पर्सनालिटी को चार भागों में डिवाइड किया था, याद होगा किसी को? याद है किसी को? नहीं है सर, कोई बात नहीं, भूख नहीं लगेगी, चलो कोई ना। वेट गेन या वेट लॉस? वेट गेन। ब्रेडिकार्डिया स्लीप अपनी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। टॉलरेंस, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, याद रखना, इनटॉलरेंस टू कोल्ड इज स्पेसिफिक साइन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठंड सहन नहीं होगी उसको। ड्राई स्किन, क्योंकि जब चक्की चल ही नहीं रही है तो स्किन ड्राई या मॉइस्ट। भाई तुम ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो पसीना निकलेगा, वरना कुछ नहीं निकलेगा। सोते रहो, सोते सोते कुछ नहीं होगा, ठीक है। ब्रिटल हेयर, सूखे सूखे बाल। कैसे बाल? रूखे सूखे बाल। यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, स्पेशली लड़कियां, पहले 2 महीने तक बोलेगी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, ऐसे हाथ लगाएगी, हाथ में आ रहे सर, हाथ में आ रहे हैं, हम तो पूरे पूरे टक्के हो जाएंगे। 50% लड़कियां ये बोलती है सर बाल उठ रहे हैं। अरे उठने दे, कोई ना, सैलरी आएगी तो बाल वापस आ जाएंगे। चलो, है? ये आज एनवायरमेंट चेंज होता है ना, तो ऐसा होता है थोड़ा बहुत। स्ट्रेस एंजाइटी से बाल ज्यादा झड़ते हैं। बाल झड़ेंगे तो एंजाइटी लोगे, फिर ज्यादा झड़ेंगे। तो बाल झड़ रहे हैं, लोड नहीं लेना, जा जा, ऐसे बोल जा, ऐसे बोल, जाने दो, अपने आप सही हो जाएगा। लोड लोगे अगले दिन ज्यादा आएंगे हाथ में। इतनी में एकमात्र प्रजाति देखी मैंने लड़कियां, एकमात्र प्रजाति, मेरे को पहले कभी पता नहीं था, बहुत पहले, कभी थोड़े दिन पहले, ऐसे कुछ टाइम पहले ही पता चला, दुनिया में एकमात्र प्रजाति है लड़कियां जो, चलो छोड़ो, रहने दो, अब कहना नहीं चाहिए, छोड़ो। हर बात नहीं बताई जाती, हर क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए जाते, सारे आंसर पता हो तो जवाब नहीं पूछे जाते। ऐसे छोड़ो, आगे पूछे नहीं बोलूंगा, जल्दी लिखो, छोड़ो रे, हो गया। okay. स्लीप एपनिया, कॉन्स्टिपेशन, पफीनेस ऑफ फेस, मुंह सूज जाएगा, इसी को हम बोल देंगे मिक्स एडिमा। डिस्टर्बेंसेस, एचपीओ है, हाइपो एक्सिस डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से या लिख देना ये मिनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, ज्यादा ब्लीडिंग, लॉस ऑफ लिबिडो दोनों में, मेल और फीमेल में, डिप्रेशन के साइन, मिक्स एडिमा। आपने ये लिखोगे ना, इधर ध्यान दो एक मिनट, एचपीओ एक्सिस लिखोगे ना, डिस्टर्बेंसेस, उसके नीचे ये लाइन लिखना, फिर ये लिखना, ये बाद में लिखना है ना, इसके बाद लिखना ये कंटिन्यू आ जाएगा। अच्छा, मिनोरेजिया और मेट्रोरेजिया में डिफरेंस तो पता है? नहीं पता है तो फिर क्या करें? पता है मिनोरेजिया और मेट्रोरेजिया में डिफरेंस पता है आपको? मैम नहीं पता? क्यों नहीं पता है? पढ़ाया तो था, किसको पता है? अरे ये दिया था, अभी कौन सा पेपर चल रहा है? अभी क्वेश्चन भी आया, पढ़ाने के बाद आया, व्हाट द मीनिंग ऑफ मेट्रोरेजिया ऐसे करके, पेपर दिया है तो पता होगा, नहीं दिया तो कैसे पता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता? वेरी गुड। मैम आपको पता है, क्यों नहीं पता? नहीं पता आपको? आप, हाँ आपको ही कह रहा हूँ, आप ये हाँ, नहीं पता आपको? हाँ, पता है? नहीं पता है तो खड़े हो जाओ, पता है तो क्यों नहीं पता है? मेरे को सर देख के पता चल जाता है, भैया भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया बहुत तेज वाला, कि कौन जानबूझ, कोई आप क्वेश्चन भी पूछते हो ना, मुझे पता चल जाता है इसको पता है, ये जानबूझ के पूछा। खड़े हो जाओ, क्या होता है मेनोरेजियम मेट्रोरेजियम डिफरेंस? हाँ, तो यही आंसर पता है, फिर क्यों नहीं बताया आप? ये देख लो, पता था कि नहीं इनको? मेनोरेजिया का मतलब होता है ब्लीडिंग फेज में ज्यादा ब्लीडिंग होना, मोर देन 7 डेज या 80 ml से ज्यादा, और पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना मेट्रोरेजिया कहलाता है। बैठो, तो देखो इनको पता था। तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे जो जानबूझ के आंसर नहीं देते हैं, आराम से ऐसे सोचते हैं दे या नहीं दे आंसर, क्यों दें, हमें क्या करना। ठीक है कोई ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम। ये क्या है? अये यो, मेरे को खाने दो, तुम मत खाओ, आज खाना नहीं खाया वो मेरे, आज मेरे को ही खाने दो तुम वो मत किया करो, चॉकलेट आती है ना, हाँ तुम्हें दे दूं बस, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो। किसने दिया? मैम ने। चलो भाई, हमारा राजीव का हो गया वापस, राजीव समझते हो? राजीनामा हो गया ना राजीनामा मैम? ठीक, अच्छा आगे बढ़ो, डन, ओके डन, आगे बढ़ो। एमनेसिया, मेमोरी भी ऐसा बोलते हैं कि मेंटल ग्रोथ नहीं होता तो हो सकता है एमनेसिया हो सकता है, जरूरी नहीं है सबकी मेमोरी चली जाए, बेवकूफ कहेंगे। पहली बात तो ये, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मैं बेवकूफ बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि मैंने आज से बोल रहा हूँ या कल से बोलना शुरू किया, तो प्लीज इसको आप ऐसे अदरवाइज मत लेना, आप तो मैं बिल्कुल मत सोचना पहले क्या, क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ, तो इसीलिए ऐसा मत सोचना बस प्लीज। मैं नहीं चाहता हूँ तो भी बेवकूफ निकल ही जाता है। चलो डन, गोइटर हो सकता है, T3 T4 कम होगा, अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, अगर सुनो, अगर मगर क्या है,
अगर अगर क्या अगर मेरे चाची के मुंह से होती मैं उसको चाचा कहता, ऐसा तो चलता नहीं इसमें है। तो प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में टीएसएच ज्यादा होगा और T3 T4 कम होगा। टीजी कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, मे भी है। ठीक, खत्म। ये हो गया आपका साइन सिम्पटम फिनिश। अब मेडिकल डायग्नोसिस जल्दी करो फटाफट प्लीज, आई एम गेटिंग लेट नाउ बिकॉज माई सेल्फ 5 स्टार चॉकलेट ईटिंग पर्सन। बहुत टेस्ट किया। डन। नॉर्मल टीजी कितना होता है किसी को याद नहीं है, लेस देन 150। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg पर डीएल है ना। अब आता है, सुनो, अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में 4 चीजें पढ़ेंगे प्लीज। मैं कोई भी चीज पहले से पहले बता रहा हूँ। एक तो करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट को बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। क्लियर? लिखना नहीं है, सुनना है एकदम अच्छे से। थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3 देखेंगे, T4 देखेंगे, TSH देखेंगे और एक आता है प्री थायराइड टेस्ट, प्री थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्री कितना है ये भी चेक करते हैं। तो ये आ गया TFT में आ गया। और क्या करेंगे, थायराइड ग्लैंड का स्कैन करेंगे। तो एक आता है थायराइड स्कैन और सीटी स्कैन वगैरह और कुछ कर लेंगे। एक आयोडीन यूज करते हैं 1 2 3 स्कैन में डालते हैं, उससे पता चल जाता है थायराइड काम कर रही है कि नहीं कर रही। सीटी स्कैन आपने नाम सुना होगा, कॉन्ट्रास्ट डाल के अपन लोग चेक करते हैं। और क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट और बेसिक, तो याद यही रखना है और थायराइड स्कैन रखना है, बस खत्म, और कुछ नहीं याद रखना। अब बताओ हाइपर पड़ जाएगा, हाइपर पड़ जाएगा तो हम स्टिमुलेशन टेस्ट या सप्रेशन टेस्ट, स्टिमुलेशन खत्म हो गया, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं हो रही है कि नहीं हो रही। अब आता है टीएफटी। क्या आता है टीएफटी के अंदर, सीरम टीएसएच, ये नॉर्मल रेंज है सारी, और नीचे में लिख दिया प्राइमरी के अंदर बढ़ेगा। ये क्लासिकल सवाल है, मैं 5 बार बोल चुका हूं, टीएसएच बढ़ेगा हाइपो में, कम वाले में बढ़ेगा, कम वाले में बढ़ेगा, कम वाले में बढ़ेगा। अभी याद नहीं रहा किसमें, प्राइमरी में, इसलिए हर बार मैंने प्राइमरी कुछ नहीं लिखा उसको प्राइमरी बोलते हैं। टी3 पर क्या होगा, ठीक है। अब डिक्रीज इन सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म कौन, टीएसएच। सीरम T3 लेवल नॉर्मल, ये होता है, ये नॉर्मल रेंज है। और हाइपो में क्या होगा, कम होगा, ये जो होगा वो लिखा है और ये नॉर्मल रेंज लिखी है मैंने। T4 नॉर्मल कितना होता है, 5 to 12 mcg per dl होगा क्या, T3 T4 हाइपो में कम होगा, तो T3 कम होगा, T4 कम होगा, TSH बढ़ेगा, किसमें, हाइपोथायरायडिज्म। याद करने की जरूरत नहीं है। TSH नॉर्मल होता है 0.2 से लेके TSH, TSH मतलब 2, TSH का मतलब 2, SH अरे चल ही नहीं है, TSH का मतलब 2, SH का मतलब SH, 2 से 5.4, 0.2 से 5.4। अब क्या है, T3 याद कर लो, T4 5 से 12 याद कर लो। तब आता है प्री थायराइड, थायरोक्सिन 3 कितना है, 0.8 से 2.4। जय हो, जय हो। वो मैडम कहाँ गई, सर ऐसे क्या देख रहे हो, कहाँ गई वो, है मैथ वाली मैम, मैथ्स वाली, इसको बोलते हैं नर्सिंग मैथ, एनएम मैम बोलते हैं उनको बस, नर्सिंग मैथ्स। नहीं आई, और डीएसएस का पेपर देने गई है ना, अच्छा, एनएम। बहुत सारों को मेरे को लगता है रक्षाबंधन का क्रेज ज्यादा है ना, जगह जगह से पॉकेट खाली हो पड़े हैं, इधर से भी 4 5 कम है, उधर से भी ललित वाली लाइन में 3 जने होते हैं, आज 2 ही है ना, बीच में भी 2 3 कम है, राजवर्धन के पास है, उधर भी कम है, उधर भी 1 2 4 कम लग रहे हैं, काफी सारे एब्सेंट है भाई। मैं पहले चले गए क्या रक्षाबंधन मनाने, राखियां खरीदने चले गए ना। वेरी गुड। कब है रक्षाबंधन, कल या परसों, परसों है ना। जिसने एंडोक्राइन की क्लास मिस कर दी ना, वो बहुत पछताएगा, देखना। वापस नंबर आता है 8 महीने से, 7 महीने से एंडोक्राइन का नंबर आता है, और तब 8 महीने से नंबर आया, 7 महीने से 6 महीने से तुमने मिस कर दी, तो फिर मामला तो खराब हो गया आपका। चलो डन, क्या हम आगे बढ़े, प्लीज प्लीज सुनो ना। प्री थायराइड, तो क्या बताना, प्री क्या है, थायराइड प्री कितना, कितना बाइंड नहीं होता, अनआयोडाइज फॉर्म में कितना रहता है, वो लैब टेस्ट में पता, विट्रो में पता चलता है कि कितना अनआयोडाइज है, कितना फ्री है, वो लैब नहीं आता है, तो ये इसकी रेंज होती है। मतलब अनआयोडाइज कितना है थायराइड ग्लैंड से, क्या हो गया, फ्री का मीनिंग क्या है, फ्री का मतलब फ्री, सिंगल बट अनअवेलेबल, उस टाइप से लिखो। नेक्स्ट, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, सुनो एक बात सुनो, ये है आयोडीन, आयोडीन का मतलब आई, आई मतलब मैं, पहले 123 आता है या पहले 131 आता है? पहले कितना आता है, तो पहले किसी डिजीज का डायग्नोसिस होता है, पहले ट्रीटमेंट होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि थायराइड ग्लैंड के डायग्नोसिस में कौन सा आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन 1 2 3। थायराइड के ट्रीटमेंट में हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है कई बार, उसमें ल्यूकोल सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसमें कौन सा आयोडीन होता है, आयोडीन 131।
वो हम हाइपर में पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस में आयोडीन 1 2 3 एंड द ट्रीटमेंट में आयोडीन 1 3 1। तो इसमें आयोडीन 1 2 3 यूज करते हैं। मेरे से लिखना तो ये ऐसे था, आयोडीन 1 2 3 लिखा नहीं गया मेरे लैपटॉप से, इतना ज्ञानी हूं नहीं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया आयोडीन। ओरली भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, दे दिया। देने के बाद में ब्लड टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, करो भाई। 2 से 4 घंटे बाद रीडिंग लेते हैं एक तो, और एक रीडिंग लेते हैं 24 घंटे बाद। सुन लो, मैं टाइम दूंगा लिखने का, ये तो लिखने की जल्दबाजी मत करो, लिखने का टाइम बाद में भी मिल जाएगा, सुनने वाला नहीं मिलेगा, सुनाने वाला नहीं मिलेगा आपको बार बार, पता नहीं है क्या। इधर ध्यान दो, ये आयोडीन डाल दिया बॉडी में, फिर एक तो 2 से 4 घंटे बाद और एक 24 घंटे बाद चेक करते हैं। 2 से 4 घंटे बाद अगर लेवल 10% से नीचे नीचे है तो नॉर्मल है, और यही 24 घंटे बाद 30% से नीचे नीचे है तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा है तो मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है। क्या है? डिक्रीज वैल्यू हाइपो, इंक्रीज वैल्यू हाइपर, और इसके बीच में आता है तो थायराइड ठीक काम कर रही है। समझ में आया क्या? और सुनो, इसका एंटीडोट होता है जो अपन टेस्ट देते हैं आयोडीन का, सोडियम थायोसल्फेट। आयोडीन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। और आगे फिर थायराइड स्टेन आएगा, उसके बारे में बता दूंगा, ये लिख लो फटाक से। जब मैं बोलूं ना लिखो तब लिखना है, जल्दबाजी मत करो, मेमेशन पढ़ रहे हैं, सीएचएन नहीं पढ़ रहे हैं। सीएचएन सब्जेक्ट नहीं है, एक तरीके का हुआ है। प्लीज फोकस ऑन द नोट्स। हाँ, इसका लेवल चेक करेंगे ब्लड में, आयोडीन का लेवल चेक करेंगे। हाँ नॉर्मल है, 3 से, इसके एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। जैसे 3 से कम रहा तो हाइपो है, 10 तक रहा, देखो 2 से 4 घंटे में इनिशिएटिंग फेज चल रही है, 24 आवर में पीक पे रहता है। हाँ, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। समझ में आया ना? कुछ कुछ चीजें होती है एक बार में समझ में नहीं आती, मान के चल रहा है, लेकिन जो आप वापस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एमएसएन पढ़ रहे हो तुम, 90,000 की सैलरी वाली, कोई 15,000 का थोड़ी पढ़ रहे हो, इसमें सिर्फ चीजें टाइम लगता है। हम्म। क्या हम आगे बढ़ सकेंगे थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद बोल दो ना। हेलो, डन, आगे बढ़े, लिख लिया। कौन है? थायराइड का स्कैन करेंगे, कर लो स्कैन। रेडियो आइसोटोप आयोडीन या टेक्नीडियम यूज करें स्कैनिंग से पहले, इसमें भी आयोडीन यूज किया जाता है। इसमें 3 4 नर्सिंग रोल है। पहला क्या है? जब भी कोई आप थायराइड स्कैन करो, कंफर्म दैट द पेशेंट नॉट यूज रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट विद इन पास्ट 3 मंथ। क्या मतलब इस लाइन का? कि आप कभी भी थायराइड स्कैन करो तो पेशेंट से हिस्ट्री लेना है कि लास्ट 3 महीने में, कितने महीने में आपने कोई कॉन्ट्रास्ट वाली सीटी तो नहीं करवाई है। कौन सी सीटी? कॉन्ट्रास्ट समझते हो? अगर करवाइए तो रिजल्ट अब्नॉर्मल आएगा, फाल्स पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। और जिस दिन आपका टेस्ट होना है उस दिन थायराइड वाली मेडिकेशन तो बंद करनी है, लेकिन उसके 14 दिन पहले ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें आयोडीन जा रहा है, स्पेशल मेडिकेशंस, वो बंद करना है। विथहोल्ड आयोडीन कंटेंट मेडिसिंस बिफोर 14 डे। और जिस दिन टेस्ट होना है उस दिन थायराइड वाली सुबह वाली एम्प्टी स्टमक वाली टैबलेट क्या करनी है? स्टॉप करनी है। और प्रेगनेंसी में ये टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और रात को 12 बजे से पेशेंट को क्या करना है? एनपीओ या एनबीएम एक ही बात है, एनबीएम भी बोलते हैं कुछ लोग एनपीओ भी बोलते हैं। एनबीएम का मतलब नथिंग बाय माउथ, एनपीओ का मतलब होता है नील पल ओरल, मतलब कुल मिला के कुछ नहीं देना है, 8 घंटे का एनपीओ रखना होता है, रखना होता है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एनपीओ रखना है। 14 दिन पहले से आयोडीन कंटेंट टैबलेट बंद करनी है, सुबह की थायराइड वाली मेडिकेशन बंद करनी है, 3 महीने पहले का सीटी कंट्रास्ट नहीं हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। थायराइड स्कैन फिनिश। ओके, याद हो गया होगा आपको? मिटा दे। हाँ, क्या हुआ? जोर से बोलो, समझा नहीं। तो क्या करना है उसका? अल्ट्रासोनोग्राफी क्या लानी है? क्या है? नहीं, यूएसजी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती। किसमें? प्रेगनेंसी में यूएसजी? हाँ कर सकता है, थायराइड की लोकेशन पता करने के लिए चेक नहीं है, लेकिन ये कंफर्मेटेड डायग्नोसिस नहीं है। जब तक डायग्नोसिस पूरा नहीं होता करते ही रहेंगे, कुछ सब कंफर्मेटेड डायग्नोसिस थायराइड फंक्शन टेस्ट है, बस उससे पता चल जाएगा कम है कि ज्यादा है। फिर उसका कॉज पता करने के लिए हम सीटी हमारे करते हैं, या कोई ट्यूमर की वजह से है कि किसकी वजह से है। मैम पेज में क्यों लिख रहे हो? कॉपी कहाँ है? ये क्या हुआ? कल आए नहीं थे? अच्छा ऐसा है, हाँ, कुछ अलग हटके। लिखो देखे, हो जाए तो बता देना भाई, हो गया सर फिनिश।
आगे बढ़े। हो गया, वेरी गुड। हेलो, यस, डन। मैनेजमेंट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग लगाओ, मैनेजमेंट। एमएक्स मत लिखना, मैनेजमेंट लिखना। एमएक्स का मतलब तुम और ही समझ लोगे। मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट तीन टाइप के होते हैं। मैनेजमेंट कितने टाइप के होते हैं? एमएसएन में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट हैविंग थ्री टाइप। नंबर वन, मेडिकल मैनेजमेंट। नंबर टू, नर्सिंग मैनेजमेंट। चलो सर्जिकल लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी है। नंबर तीन, सर्जिकल मैनेजमेंट। सही है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताओ आपको बढ़िया ज्ञान की, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? कार्डियोटॉमी, या तो पार्शियल या टोटल। तो हाइपर का भी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? कार्डियोटॉमी। हाइपो का भी क्या है? भाई अगर ट्यूमर की वजह से हाइपो हो रहा है, ट्यूमर की वजह से हाइपो हो रहा है, अपन क्या करेंगे? निकालेंगे। तो मैं ये सर्जिकल मैनेजमेंट एक ही साथ पढ़ाऊंगा जब हाइपर पूरा हो जाएगा, जो कि आज हो जाएगा अभी 4:30 बजे। समझ में आ गई बात? तो इस सर्जिकल को मैं छोड़ूंगा क्योंकि उसको हम पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। पता है, एक मेडिकल और एक नर्सिंग। मेडिकल के अंदर क्या लेंगे? फार्माकोलॉजिकल। क्या देंगे? ड्रग। भाई पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है लिखना नहीं है, सुनना है। कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनना है। कॉपी लिख लिखने बैठो बेवकूफ, रुक जाओ। मेडिकल मैनेजमेंट, पेशेंट को क्या है? कम है ज्यादा? क्या कम है? थायराइड कम है, तो हम T3 T4 दे दें। तो हम देंगे लिवोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन, एक ही बात है, कंपनी का नाम है लिवोथायरोक्सिन या सिंथ्रोइड नाम से भी आती है। कुल मिला के बोलो थायरोक्सिन। एक बात, कांच का छोटा सा, छोटी छोटी टैबलेट होती है, एमसीजी में होती है, मिली माइक्रोग्राम में होती है। इसका ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी आता है कि डॉक्टर ने इतनी लिखी है, इतनी देनी है, बताओ कितनी दोगे? ठीक है, लिवोथायरोक्सिन ये देते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, अर्ली इन द मॉर्निंग, विदाउट एंटासिड या पीपीआई। पीपीआई क्या होता है? वो भी साथ में नहीं लेना है। उठते ही जो ही मरीज उठा, पेट साइड रहती है, तुरंत खा लेते हैं पानी के साथ, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट। समझ में आई क्या? साथ में कुछ नहीं लेना। हर मंथली क्या करवाना होता है? लैब टेस्ट। लैब टेस्ट मतलब टीएफटी। क्यों करवाना होता है? क्योंकि एक बार डॉक्टर ने जब तक स्टार्ट कर ली, वो जरूरी नहीं है वही चलेगी। वो डिपेंड करेगी आपकी बॉडी एक महीने कैसे गुजर रही है एनवायरमेंट से। डोज डिमांड कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, रेमिशन फेज में भी जा सकती है, रिलैप्स फेज बीच में बंद करनी भी पड़ सकती है। एकदम बॉडी ठीक काम करने लग जाए तो हम बंद करना भी पड़ सकता है, और ज्यादा भी करनी पड़ सकती है, बॉडी को ट्रिगर आएगा तो आपको डोज बढ़ानी भी पड़ सकती है। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? इधर ध्यान दो। चाय है, चाय है, कोई बात नहीं। चल मेरा ध्यान, तुम भूल जाते, मैं इतनी बढ़िया बात बताई, तुम चाय में डूब गए। कैसे लोग हो? ए बुटकू, दो चाय बोल कड़ा। इधर ध्यान दे, ये याद है क्या? ये मीनिंग पता है क्या? कहां से बोला मैंने? इधर। तुम्हें कुछ नहीं पता, इधर आओ तुम पढ़ाई में रह गए सारे बेवकूफ, सारी पढ़ाई में रह गई। ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें 24 घंटे पढ़ना जरूरी है। जो लोग दिन में 24 घंटे पढ़ते हैं, एनी टाइम किताबों में रहते हैं, वो पागल हो जाएंगे। कुछ नहीं रखा है 24 घंटे पढ़ने में। मैं सच कह रहा हूँ, 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना होता। हाँ 10 बार बहुत, 12 घंटे तो एग्जाम के दिनों में होता है। 10 घंटे इज मोर देन इनफ, अगर ईमानदारी से पढ़ो तो। और अगर तुम 24 घंटे पढ़ोगे तो 10 घंटे तुम काम चोरी करोगे। 100% तुम ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे, लोगों को दिखाने के लिए 24। अगर तुम 24 घंटे पढ़ते हो, खुद का नुकसान कर रहे हो। कैसे? मैं बता रहा हूँ, तुम 24 घंटे पढ़ोगे तो तुम्हें देख के तुम्हारा जो पास वाला कंप्यूटर है, वो कम से कम 10 घंटे की जगह 15 घंटे स्टार्ट कर देगा पढ़ना, तो वो अपने 5 घंटे बढ़ा दिया। उससे तो प्रोडक्शन होगा उसका, वो दो चीज ज्यादा सीख रहा है। तुम 24 के चक्कर में आज इतनी पढ़ रहे हो और दूसरों को दिखा रहे हो 24 पढ़ रहे हो, तो 10 घंटे पढ़ो, दूसरों को 4 घंटे बताना है। इसलिए इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, मस्त रहना है। हफ्ते में एक दिन घूमना है, एक दो रोजाना का 1-1.5 घंटा दोस्तों के साथ गप्पे मारनी है। ये पढ़ाई सारी काम नहीं आती। स्ट्रेस, हाँ सच में ईमानदारी से, ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो सिलेक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है, खूब याद है नोट्स, एग्जाम में उसको कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता। और जो बंदा रिलैक्स होकर जाता है, एकदम मस्त एग्जाम सेंटर पे जाता है, और कैसे हो, और एग्जाम देके आ जाता है, सब याद आ जाता है उसको, क्या भी सही होते हैं उसके। ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं कह रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। तुम इसे गलती में जाओगे, मैं 24 घंटे पढ़ूंगी, कुछ नहीं होगा। कम पढ़ना है, 10-12 घंटे मैक्सिमम, प्लीज। सुन लेना, नींद लेना जरूरी है। बिना नींद में सिक्रेशन सिंथेसिस नहीं रहता है। मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, हकीकत में ये मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ सिक्रेशन, एग्जाम में पढ़ा हूँ सिंथेसिस। मैं दुनिया का महान मूर्ख इंसान हूँ जिसने एमजी एसोफोर का एंटीडोट टोटम इंसल्फेट किया है। आप मानोगे? मैंने किया है, जब मैं पढ़ा रहा था तब किया है। एम जोधपुर के पेपर में किया है 2020 में, हालांकि रैंक फिर भी आगे 20 में 19 में, लेकिन किया है। मैं आरएल की ऑस्मोलैरिटी 274 होती है, 174 की है उसी पेपर में। मैं बता रहा हूँ क्यों। कोई भी रीजन रहा होगा, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया होगा, क्या है अपने बताता है, कंसंट्रेट नहीं, क्या है बस। कोई 3-4 चीजें से, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन होती है ना, कार्डियो का हार्ट रेट नापने के लिए काम आती है। क्वेश्चन था ये क्या है, आप पेपर देख लेना चाहिए, अब पढ़ा है आपकी बुक में, लोकल बुक होती है उसमें, ये क्या है? मैंने कहा कार्डियोटोकोग्राफी, तो वो पढ़ाती है, उसमें पढ़ाता भी था, पढ़ाती है। मैंने कहा इसका एक नाम लिखा मल्टी पैरामीटर। मैंने कहा अपन ये करते हैं, थोड़ा अलग है। एम्स पूछ रहा है, अलग होगा, मल्टी पैरामीटर किया। तो मेरे ये क्वेश्चन बेसिकली गलत थे, और जो मेरे टॉप रैंक था, मेरे से 3.5 नंबर ज्यादा थे, और इंडिया दुनिया का फर्स्ट रैंक था, उसके मेरे से 3.5 या 4.5 नंबर ज्यादा थे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, गलतियां होती है, इसीलिए नींद, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरे साथ में एक फ्रेंड था, 2018 का दिल्ली एम्स का पेपर था जो हम लोगों ने दिया। आगे कितने चैप्टर होते हैं? आप पेपर देख लेना, 2018 क्वेश्चन आएगा, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। और मेरे साथ में एक फ्रेंड था, उसने बोला दिल्ली एम्स ने पूछा है तो जरूर दो होंगे। क्या कुछ खास बात है इसमें? ओवर स्मार्ट नहीं बनना। और उसने किए दो, उसने दो किए, और जब रिजल्ट आया तो बेचारा आधे नंबर से रह गया। वो कितना दुख होता है, सोचो आप। हालांकि अगला पेपर हो गया, किसी दूसरी जगह हो गया, ऋषिकेश में होगा, लेकिन उसमें रह गया 18 वाले। किस लिए? हार्ट के चैम्बर कितने हैं? दो।
हो जाएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर पढ़ेंगे अपन। अरे भाई तो नर्सिंग स्टाफ है, प्लीज राइट एट्रियम पढ़ ले, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल होता है, इसलिए कहता हूँ ये नींद नहीं ले रखी होती है, याद नहीं आता है। मैं तो भुगत हो गया हूं, आप चाहे मेरी बात मत मानो, एक दिन आप भयंकर नींद में हो, आप एक कोई टेस्ट खरीद लो अपने मोबाइल में, सॉल्व करना, आपके आते हुए 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और एक दिन आपका मूड फ्रेश, आप खुश हो, मूड फ्रेश मतलब आप खुश हो, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे अपने फ्रेंड्स की वजह से हो, चाहे अपने परिवार वालों की वजह से हो, आप हैप्पी हो, फिर पेपर देख देखना आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन जब रिलीज होते हैं ना तो न्यूरॉन ज्यादा काम करते हैं, आपके 3-4 तुक्के भी आपको याद आ जाएंगे, अच्छा ये तो वहां पर पढ़ा था, ये एलिमिनेट करो, 3 से 5 नंबर ज्यादा आएंगे। तो सिलेक्शन पढ़ने वाला कितने नंबर से रहता है? 3-4 नंबर। तो हैप्पी होना जरूरी है एग्जाम के दिन, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। एग्जाम में एक दिन पहले तुम 1% भी नहीं पढ़ोगे तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल पढ़े हो, एक दिन नहीं भी पढ़ोगे कुछ नहीं होना, पूरे साल नहीं पढ़े हो उस एक दिन पढ़ लोगे कुछ नहीं होना है। इसीलिए मस्त रहना, रिलैक्स रहना, पहले 5 दिन पहले से आपको क्या करना है, नींद बढ़ा देनी है, क्योंकि एग्जाम के दिनों में हमें नींद नहीं आती, और एग्जाम की पहली रात तो पक्की नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है, तो नींद पूरी कैसे करें, एग्जाम से एक वीक पहले रोजाना 5 बजे सो रहे थे, आपको 12 बजे सोना स्टार्ट कर देना है। तो उस दिन अगर नींद नहीं भी आएगी ना एग्जाम वाले दिन, तो आपको एग्जाम हॉल में नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने 7 दिनों की नींद ले रखी है, 2-2 घंटे एक्स्ट्रा ले ली ना, तो आपकी बॉडी में नींद हो रखी है, तो एक दिन नहीं होगी ना 4 घंटे आपको लोड नहीं होगा, ये मत सोना मैं नहीं सोऊंगी तो ये कर लूंगी, नहीं सोने से कुछ नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं। 24 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ने में 24-42 नजर आता है, देख लेना आप। हाँ, अच्छा है, चाय पी लेंगे, बट मैं ये समझा देता हूं, रुको 1 मिनट। मेरे को बहुत दुख होता है जब बच्चे ना 1-2 नंबर से रह जाते हैं, इतने बच्चे आते हैं 1-2 नंबर से, मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात। एचआरटी का मतलब क्या है, हार्मोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन की कमी है। हमें हाइपोथायराइडिज्म में नहीं बोलूंगा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि इसमें हार्मोन नहीं देंगे, उसमें हार्मोन का उल्टा देंगे, ड्रग देंगे। तो एचआरटी मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट, लियोथायरोक्सिन या सिंथ्रोइड, एम्प्टी स्टमक एवरी मॉर्निंग, और कैलोरी कैसी, लो कैलोरी डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, गिव रफेज, व्हाट द मीनिंग ऑफ रफेज, ऐसा फूड जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाए, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, थायराइड मेडिकेशन के एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, हाइपर के साइन, स्पेशली चेस्ट वाले सारे, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, कौन से याद रखना, चार, मतलब हाइपर साइन, हाइपर में भी चार कौन से, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, मतलब ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हार्ट ज्यादा धड़केगा, ज्यादा धड़की चलेगी तो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगी बॉडी। थायराइड ड्रग शुड बी गिवन 2 hours apart gap from the antacid because these drugs decrease absorptions। समझ में आई मैं क्या बोला, इस लाइन को इसके नीचे लिख सकते हो, यहाँ इस 2 लाइन को यहाँ, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि थायराइड जो ये ड्रग दे रहे हैं इसको एंटासिड के साथ में भी नहीं देना है, कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है ताकि एब्जॉर्प्शन कम नहीं हो। समझ में आया, इस 2 लाइन को यहाँ डाल देना, फिर बाकी वाली चीजें लिखना, क्लियर है क्या? ओके, तो प्लीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है खुश रहना, नौकरी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी अ लाइफ, इसलिए खुश नहीं रहेंगे तो काम बनेगा नहीं हमारा। हाइपोथायराइडिज्म का कैसा भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज आप बुक में से सॉल्व करना, देखिए क्वेश्चन घर जाके, जो भी आपके पास अच्छी अच्छी बुक है, अच्छे अच्छे मतलब क्या होता है, सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिनकॉट, ओमेगा, एनक्लेक्स, पीएनआर एन वो, अब तुम लोग लेके बैठ जाओ ये दूसरी वाली, बोन बोन बोन, फिर उससे तो क्या है, कुछ भी बना रखे उसमें, वो होना चाहिए एक लोकल गाइड, जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वैसे नहीं कह रहा हूँ बट फिर भी। हो गया, ये गलत है, हेलो सन, सर इतनी क्या जल्दबाजी है, 2 लाइन लिखे आएंगे, आगे बढ़ो, ये कौन सा तरीका है, मन ही मन गालियां देते हो ना, वो पीछे बोल रहा है, हाँ बिल्कुल देते हो ना गालियां, उन्होंने दी गाली, मुझे पता चल रहा है, अभी आ रहा हूँ बाबू तेरे पास आ रहा हूँ। हाँ डन, आपको मैं देखो एकदम शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में मस्त एकदम अच्छे से, ताकि आप लोग याद कर पाओ कम नोट्स बना के, फिर भी तुम लोग याद नहीं कर पाए ना, अम्ब्रेला की कसम है आपके। चलो आगे बढ़े, ठीक है भाई, ओके कोई ना, जो भी अच्छा है, ऑल इज वेल। मैम आर यू लेट या आई एम जल्दी, किसका, हाँ हाँ बैठो, आप कोई ना चलता है, अब नहीं तो है, क्या है ना, आओ जाओ मौज करो, क्या है, हो जाता है लेट, आ जाओ, वेरी गुड, 1.5 घंटे तो पढ़ाई करेंगे, 1.5 और वो 2 घंटे आगे, अब कुछ लोग क्या करते हैं, आधा घंटा लेट, नहीं जाएंगे हम, सो जाएंगे, सील लगा दो मेरी, डन, ये क्या हो गया रे, लिख लिया ना, अवॉइड, देखो एक ये एक्स्ट्रा ज्ञान है जो एग्जाम में नहीं आने वाला, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान, अवॉइड फूड दैट कैन इनहिबिट थायरोसिक्रेशन, स्ट्रॉबेरी, कैबेज, पालक, ये क्या है,
स्प्राउट्स। ऐसी चीजें नहीं खानी है जो थायराइड हार्मोन के सीक्रेशंस को कम करे, जैसे कि गोभी, जैसे कि वो स्ट्रॉबेरी, जैसे कि ये हरा पत्तेदार वाला पालक, ये जो स्प्राउट्स की जो बात कर रहे हो, ऐसी चीजें नहीं खाए, ऐसा बोलते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत याद रखें। जैसे आप एंटीकोगुलेंट लेते हो तो क्या बोलते हो, क्या नहीं खाना, ये चीजें नहीं खानी, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। जब आप एंटी हेपेरिन और वॉरफेरिन लेते हो तो ये नहीं खाना, क्योंकि एक तरफ से तुम हेपेरिन दे रहे हो, किसके लिए, एंटीकोगुलेंट पर्पस के लिए, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल में होता है क्या, विटामिन के, तो दोनों, वार्फरिन का एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के, तो फिर ज्यादा काम नहीं करेगा वार्फरिन, इसे थोड़ा याद रखते हैं ना। ऐसा कौन सा ड्रग है और वो लेते हैं तो ग्रेप्स जूस नहीं लेना होता, किसी को पता है, किसी को पता है, थोड़ा बहुत, हल्का पतला, ऑप्शंस आपको पता है, इसका मतलब कौन से कैटेगरी की ड्रग है, वेरी गुड, एक तो पहुंचे, कौन इम्यूनो सप्रेसेंट है, क्या है इसका नाम, बोलो बोलो, साई, साइक्लो, साइक्लोस्पोरिन, कौन सी, साइक्लोसेरिन नहीं, साइक्लोस्पोरिन। जब साइक्लोस्पोरिन लेते हैं तो ग्रेप्स जूस नहीं लेते, ऐसा बोला जाता है, ये उसके इनहिबिशन में कुछ क्रिएशन करती है, मेटाबॉलिज्म ऐसा कुछ, साइक्लोस्पोरिन याद आ गया। और कौन सी ड्रग एंटी कैंसर ड्रग है जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस क्या होता है, अरे सिस्टाइटिस क्या होता है बाबू, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, हेमरेजिक का मतलब ब्लैडर में डिहाइड्रेशन होगा, तो ब्लैडर में से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग प्लस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, ब्लीडिंग प्लस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अच्छा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कौन सी ड्रग करती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, कौन सी, साइक्लोफॉस्फेमाइड अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा नर्सिंग रूल क्या है? जब भी कभी कोई भी सिस्टाइटिस हो, चाहे हेमरेजिक हो, चाहे डिहाइड्रेटिव हो, चाहे रिहाइड्रेटिव हो, कोई भी सिस्टाइटिस हो, अगर कहीं पर सिस्टाइटिस का नाम आ जाए, फ्लूइड इनटेक एक्स्ट्रा, क्या है, फ्लूइड इनटेक पर लीटर, पर 3 लीटर पर डे, एक दिन में कम से कम कितना, 3 लीटर, ये याद रखना है। और एंटीडोट पूछ ले तो साइक्लोफॉस्फेमाइड का, साइक्लोफॉस्फेमाइड का एंटीडोट क्या नाम है, मेसना। मेसना कैसे देते हैं, इंजेक्शन आता है मेसना, पहले साइक्लोफॉस्फेमाइड देना है ना, उससे पहले 500 ml मेसना डालते हैं, तो इस बहाने से क्या होता है, 500 ml फ्लूइड चला गया बॉडी में, फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड भी फ्लूइड में देते हैं आईवी डाइल्यूट करके, फिर वापस क्या दे देते हैं, मेसना फ्लूइड देते हैं, पहले मेसना फिर साइक्लोमाइड फिर मेसना, इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड चला जाता है, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब मैंने एक लास्ट में एक लाइन लिखी थी, देखो इधर आना, ये क्या लिखा है, कौन कौन से साइन एडवर्स रिएक्शन है ये, इन्फॉर्म टू डॉक्टर जी इफ the symptoms of palpitations, excess sweating, the chest pain, the angina, this tremor, ये होने पे क्या करना है, ये किसके साइन है, हाइपर के साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, डोज ओवरडोज हो गई, डोज की क्या हो गई, टॉक्सिसिटी ओवरडोज हो गई है, इसीलिए किसके साइन आ रहे हैं, हाइपर के आ रहे हैं। एक बात समझ में आ रही क्या, मरीज को हाइपो होता है ना इसमें, तो वार्म इन्वायरमेंट देंगे, क्या देंगे, वार्म ब्लैंकेट, वार्म इन्वायरमेंट या वार्म इन्वायरमेंट एंड ब्लैंकेट, ये हो गया आपका हाइपोथायराइडिज्म का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट भी साथ में ही है इसमें, सर्जिकल बाद में पढ़ेंगे। जब हाइपो पूरा हो जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं, हाइपो का कॉम्प्लिकेशन, भाई हाइपो पूरा हो जाए तो हाइपो का कॉम्प्लिकेशन, हाइपो का कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीवियर हाइपो, उसको बोलते हैं, हाइपो में साइन होता है मिक्सेडिमा, और इतना मिक्सेडिमा, इतना मिक्सेडिमा, इतना मिक्सेडिमा, इतना मिक्सेडिमा कि ना तो ग्लूकोज बन रहा है, ना एनर्जी बन रही है, ना मरीज एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब मिक्सेडिमा कोमा, मिक्सेडिमा, बस ये हो गया सारा काम, समझ में आ गया सबको, पूरा का पूरा, कोई डाउट नहीं। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, थायरेक्टोमी वो पढ़ेंगे बाद में, स्लो लिख दो, सर्जिकल मैनेजमेंट इज थायरेक्टोमी, वो पढ़ेंगे आगे, लिखो फटाक से, ये हो गया सारा कंप्लीट, सर्जिकल मैनेजमेंट में थायरेक्टोमी लिख दो, उसके बाद हम पढ़ते हैं मिक्सेडिमा कोमा। हाइपो का एक कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान रखना, हाइपर नहीं है, अभी हाइपो चल रहा है, क्वेश्चन कभी भी नॉन सेट में आता है तो कॉम्प्लिकेशन में से आता है, क्योंकि मिक्सेडिमा कोमा इज आईसीयू केयर। जी मैम, सर्जिकल में क्या, थायरेक्टोमी, जगह नहीं छोड़नी, जगह का कुछ नहीं छोड़नी, क्योंकि मैं वहां पढ़ूंगा हाइपर में, तो जगह नहीं छोड़नी। मिक्सेडिमा कोमा क्या, देखो एक बात बताओ, 100 लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है, तो क्या सबको ही हाइपो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा क्या, सबको थोड़ी होगा, उनमें से 4-5 लोग लापरवाह होंगे, या उसके डॉक्टर लापरवाह होंगे, या उसके घर वाले लापरवाह होंगे, या पेशेंट खुद लापरवाह होगा, या पेशेंट 5-10 साल हो गए ड्रग लिया नहीं और इन्फेक्शन हो गया उसके ऊपर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि हाइपो था, और हाइपो था और उसके ऊपर बॉडी के ऊपर या तो इन्फेक्शन हो गया, या ट्रॉमा आ गया, या उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आ गया, कुल मिला के ट्रिगर हो गया हाइपो, तो सीवियर हाइपो हो गया, रेयर बट फैटल, सीरियस का मतलब जानलेवा, तो वेरी लो लेवल ऑफ T3 T4, क्लियर। तो मिक्स्ड कोमा क्या है, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म का दूसरा नाम है, क्लियर। क्यों होता है, ये हाइपोथायराइडिज्म का कॉम्प्लिकेशन है, क्यों होता है, इधर ध्यान दो, लिखना नहीं, पहले सुनना है, जितना ज्यादा मुझे सुनोगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा, बी ए गुड लिसनर। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, आगे बताओ, पहले नंबर सुनने वाला बनना है, दूसरा कुछ नहीं, वापस सुनने वाले बनना, छोड़ो। लाइफ क्रिएटिंग इवेंट, एक जानलेवा इवेंट जिसमें हाइपोथायराइडिज्म को हमने ट्रीट नहीं किया और साथ में कोई ना कोई और दिक्कत हो गई, जैसे कोई फीवर आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्ट्रेस आ गया, या हाइपोथर्मिया सीवियर हो गया, कुल मिला के हाइपो था, तो इसमें ये भी लिख दो ड्रग बंद कर दी, हाइपो था ड्रग बंद करती तो भी मिक्स्ड कोमा हो सकता है, हाइपो था ड्रग लेने से डिमांड बढ़ गई, कुल मिला के मिक्स्ड कोमा का मतलब है सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, उसको बोलते हैं मिक्स्ड कोमा, नीड ज्यादा है उतनी मिल नहीं रही है, उसको हम बोल देंगे मिक्स्ड, तो हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं किया और साथ में ट्रिगर हो गया, उसको हम बोल देंगे मिक्स्ड कोमा, वेरी गुड। अगर मैंने बोला ये जानलेवा डिसऑर्डर है, तो अब जानलेवा डिसऑर्डर को कैसे नॉर्मल ट्रीट करेंगे, फिर आईवी वाईवी देंगे सब,
तो इसमें जो भी थायरॉक्सिन आईवी, डेक्सट्रोज आईवी, स्टेरॉइड आईवी, फ्लूइड आईवी, एनाल्जेसिक आईवी, सब कुछ, और मरीज को बहुत अच्छा गर्म गर्म एनवायरनमेंट, वार्म ब्लैंकेट लगा के बढ़िया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, स्लीप एपनिया, क्योंकि सांस भी नहीं लेगा। अगर वो ओबेसिटी वाला पेशेंट है, अगर वो ओबेसिटी वाला पेशेंट है, उसको सुपाइन पोजीशन सुला दिया तो मरीज कहेगा हम सांस कर ही लेंगे, रहने दो, क्योंकि उसका ये बाहर यहाँ आ जाएगा, ऑलरेडी एनर्जी है नहीं, डायफ्राम धीरे 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 फिर थोड़ी देर से करेगा। व्हाट इज स्नोरिंग, क्या होता है ये? तो होता है ना ज्यादा ओबेसिटी वाला में होता है, जब वो सुपाइन होता है ओबेसिटी वाला पेशेंट, तो उसका एब्डोमेन का चेस्ट के ऊपर बाहर आ जाता है, फिर पार्शियल एयर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जब वो सोता सोता जोर जोर से पांच वालों को डिस्टर्ब करता है स्टाइल से, उसको हम बोलते हैं फर्राटे। चलो जी, ये भी समझ में आ गया, और क्या बचा? हो गया, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं भी नोट्स, इसका मतलब तो याद होंगे सारे, है ना? याद है? जैसे बताना, याद है? याद है कि नहीं है? इस देखता हूँ, वो बोला पंची कहाँ जा रहा है, आ नहीं रहा है, लिख लिया ना? हो गया, आगे बढ़े हम। साइन सिम्टम क्या आएगा? किसी को साइन सिम्टम नहीं पड़ते, बस मन में समझना है क्या होगा। सीवियर हाइपो के साइन आएंगे, कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मैंने ऊपर लिख दिया सीवियर हाइपोथायराइडिज्म, तो भी हाइपो के साइन है वो ज्यादा सीवियर होंगे, सीवियर ब्राडिकार्डिया, सीवियर कॉन्स्टिपेशंस, और साइड में ये ऐड ऑन हो जाएंगे, सांस भी नहीं लेगा, कोमा में चला जाएगा, नहीं एनर्जी नहीं बनेगी, T3 T4 कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा, तो हाइपो भी हो सकता है। तो सीवियर हाइपोथायराइडिज्म के साइन वो सारे जो मैंने लिखवाए ना, वो सारे सीवियर हो जाएंगे, याद नहीं रखने, बस इतना ध्यान रखना, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब मैनेजमेंट में क्या करेंगे? आईवी दे दे सब, दे दे सर, आईवी दे दे सब, हाँ आईवी देंगे, सब आईवी देंगे, क्योंकि इसको क्या हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है, जानलेवा कंडीशन है ना, मिचलीमा कोमा, तो इसलिए सब क्या देंगे हम लोग, आईवी देंगे। थायरॉक्सिन आईवी आता है, लेकिन वो सीवियर कंडीशन में दिया जाता है, आईसीयू में दिया जाता है, हर जगह नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, स्वेटिंग्स वगैरह होता है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे बोलो मत तुम, मैं दूर जाता हूँ तो बोलता हूँ, पास जाते हूँ तुम चुप हो जाते हो, है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, बता दो मुझे, या मैं चला जाऊँ बहुत दूर, चला जाऊँ? यस चला जाऊँ, कहाँ जाऊँ बताओ? क्या कौन सा है ऊपर वाला क्वेश्चन है? ऊपर वाला क्वेश्चन है प्रायोरिटी। अब मैं अभी तक मैंने थर्ड कमी पढ़ा नहीं है, इसमें ये पूछा हुआ है, ए क्लाइंट हैज जस्ट बीन एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट, फॉलो विद थर्ड कमी हो गया है, तो प्रायोरिटी क्या होगा भाई? प्रायोरिटी अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शंस, अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? सांस रुक गया, सांस रुक गया, कौन से साइन से पता चलता है? कौन से साइन से बताओ? अगर कोई सुपारी खाए ट्रेकिया में फंस जाए, कौन सा साइन आता है? उसको कौन सा रेस्पिरेटरी साउंड आती है? बस देखो, बिना देखे लोगों ने आंसर बता दिया, ये आंसर इसका, बस कितना सिंपल था, क्वेश्चन नहीं देखा लोगों ने आंसर दे दिया। हाँ, आप भी लेके आयो, लाओ। अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट करंट ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस, किसी को हार्मोन स्टिमुलेट करना है तो कैसे कैसे क्या क्या करेंगे ना, अच्छा लेके आओ। 5, क्या है आंसर इसका भाई? मैं नहीं बता रहा, मेरे को इतना ज्ञान थोड़ी है, क्या है आंसर? है 3 5 1 4 2, 5 1 4 2, ठीक है, सबसे ऊपर 3, कहीं पर और है 5 5 1 4 2, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है वैसे भी, देखो वैसे भी एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है, ये कौन है? हाइपोथैलेमस, ये कौन है? पिट्यूटरी, ये कौन है? ओवरी, सही है। इसमें ये पूछा है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरी में रिलेशन बताना है कि पहले क्या होगा, पांच चीजें दी है, पहले नंबर पे होगा, सबसे पहले इसमें लिखा स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो सीक्रेटरी सेल, इसको एक साइड में कर दो, सबसे पहली चीज है न्यूरो सीक्रेटरी सेल को क्या कर दो, स्टिमुलेट, इसको छोड़ दो। अब सबसे पहले हार्मोन कहां से स्टिमुलेट होता है? हाइपोथैलेमस से, तो इसके अंदर सीधी बात है, क्या लिखा है? जीएनआरएच, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करेगी? एफएसएच एलएच, तो ये ऑप्शन है आपका 5 नंबर, कौन सा भाई? ये ऑप्शन है 5 नंबर, फिर नेक्स्ट बच गया 1 नंबर ऑप्शन स्टिमुलेशन, फिर एफएसएच एलएच, और इसके बाद में ओवरी स्टिमुलेशन। अब आप बोल रहे ये पहला नंबर कहां से आया? नर्वस, जिस दिन मैंने एंडोक्राइन स्टार्ट किया, एक बात बोली थी याद करना, मैंने बॉडी के दो सिस्टम जिसको इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, एक होता है न्यूरो नर्वस, एक होता है एंडोक्राइन, उसमें एक बात बोली याद कर लो अच्छे से, कि नर्वस सिस्टम मिली सेकंड में काम करता है,
तुरंत मैसेज रिफ्लेक्स के थ्रू भेजता है, तो नर्व से भी मैसेज ऊपर जाता है और उसके बाद ब्लड से जाता है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि सीक्वेंस सेट करो, तो जो ही ओवरी फंक्शन नहीं करेगी बाई चांस ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ये फंक्शन नहीं करेगी, तो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा। सबसे पहले यही होगा, अगर कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा तो सबसे पहले मैसेज किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। तो ये क्या हो गया? एक न्यूरो सिक्रेटरी सेल स्टिमुलेट हुई, उसके बाद कौन स्टिमुलेट हुआ? हाइपोथैलेमस। उसके बाद कौन स्टिमुलेट हुआ? इससे हार्मोन रिलीज हुआ, कौन? जीएनआरएच, 3 नंबर हो गया। फिर कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुआ, किसकी वजह से? जीएनआरएच की वजह से। उसके बाद में क्या निकला? एफएचएचएलएस निकला। उसके बाद में कौन स्टिमुलेट हुआ? ओवरी स्टिमुलेट हुआ। सिंपल तरीका। तो आपको पहला ऑप्शन समझ में नहीं आया था, कुल मिला न्यूरो सिक्रेटरी सेल समझ में नहीं आया। जब भी बॉडी में अचानक से वो रिफ्लेक्स होता है तो वो नर्वस सिस्टम की वजह से जनरेट होता है, बाकी तो सीक्वेंस सेट है। और वैसे भी दूसरे ऑप्शन के साथ सेट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली यही सही होगा। अब इसका मैनेजमेंट, कभी भी इधर ध्यान देना, कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी डिजीज होती है, कौन सी डिजीज? जानलेवा डिजीज होती है। जानलेवा मतलब समझते हो? जिसमें जान जा सकती है, उसका पहला नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। आपने जीएनएम बीएससी किया, एमएसएन पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा। मैनेजमेंट में पहला लाइन क्या होता था? पेटेंट एयरवे। सबसे लास्ट क्या होता था? साइकोलॉजिकल सपोर्ट। दो पढ़े थे? तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर कहीं काम नहीं आएगा, सबसे पहला हमेशा काम आएगा। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी आपको आंसर नहीं आ रहा है और अगर किसी में लिखा है पेटेंट एयरवे, उसको आंखें बंद करके सही कर देना। नर्सिंग के कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन में पेटेंट एयरवे लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तो अपने को पहले उसको अच्छी पोजीशन देके एयरवे को ओपन करना है, चाहे डीके हो, चाहे अनकॉन्शियस पेशेंट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या है? पेटेंट एयरवे। अब हम क्या देंगे? आईवी थायराइड्स, आईवी फ्लूइड्स, आईवी डेक्सट्रोज या ग्लूकोज, सब कुछ आईवी। वार्म पेशेंट को एकदम बढ़िया गर्म करेंगे मस्त ब्लैंकेट से, टेंपरेचर रेडिएंट वार्म जो भी हमारे पास वार्मर है, प्रोवाइड वार्म एनवायरनमेंट। ये हो गया आपका मैनेजमेंट पूरा। मिशन कोमा फिनिश। नेक्स्ट हेडिंग हाइपर थर्डिज्म। और राहुल रिकॉर्ड तोड़ रहा है भाई, क्या है? 29 क्या आउट है इसमें? हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ बताओ, इसमें क्या डाउट है? राइट बताओ ना। होना वही चाहिए जो है। इसमें इसमें लिखा है इधर, अच्छे से पढ़। व्हिच हार्मोन, अब मैं पढ़ रहा हूँ आपको आंसर देना। व्हिच हार्मोन, सीधा खड़ा हो एक मिनट, व्हिच हार्मोन इज टू रिड्यूस द यूरिन आउटपुट, कौन सा हार्मोन यूरिन आउटपुट को कम करना है? बाय द, कैसे? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके यूरिन आउटपुट को कम कौन करता है? एटीएच, सबको पता, सबको बताओ वो कैसे? ये पकड़, ये है किडनी। कौन सा हार्मोन, क्या क्वेश्चन था? कौन सा हार्मोन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के, लिख रहा है देख, बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लिखा है ना? बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसका मतलब किडनी में बाहर कम जाएगा और वापस बीपी बढ़ा देगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो एटीएच क्या करता है? यूरिन आउटपुट कम करता है। ये क्यों नहीं समझ में आया? हाँ, डन, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसकी डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ऐसी कंडीशन जिसमें T3 T4 ज्यादा हो जाता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अच्छा, हाइपो का मोस्ट कॉमन कॉज कौन था? हाइपर का मोस्ट कॉमन कॉज होगा ग्रेव डिजीज। कौन होगा? बस, इसमें T3 T4 ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से चक्की ज्यादा चलती है, चक्की ज्यादा चलने को बोलते हैं इंक्रीज बीएम आर। वेरी गुड। अब हाइपर के चार नाम है बेवकूफ के, हाइपर का एक नाम नहीं है, हाइपर के चार नाम है। आपने हाइपो के साइन सारे पढ़ लिए, इसके उल्टे क्या होंगे? हाइपर। लेकिन इसमें चार साइन एक्स्ट्रा है जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। बच्चों में अगर हाइपर हो जाए ना, जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपको, जब हमने हाइपो पढ़ा तो क्रिटिनिज्म किसमें पढ़ा था? बच्चों में। क्या बच्चों में हाइपो हो गया इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिनिज्म, के मेंटल ग्रोथ कम होता है। तो बच्चों में अगर हाइपर हो जाएगा तो चार साइन और आते हैं, आंख से रिलेटेड होते हैं चारों। चारों किससे रिलेटेड होते हैं? आंख से रिलेटेड होते हैं। तो वो थोड़ा याद रखना है, बच्चों में ही होते हैं, एडल्ट में ज्यादा देखने को नहीं मिलते, हो सकता है बट ज्यादा नहीं, मोस्टली बच्चों में। वो मैंने डिस्कस नहीं किया, अब यही करूंगा। वो हाइपो में नहीं बताया, वो हाइपो में होते ही नहीं है, ये तो क्यों बताया? बीएमआर कम होगी ज्यादा भाई, बस। तो इसका मतलब बीएमआर वाले सारे साइन तो आपको पता है। यस, आगे बढ़ो। देखो कॉज, ऑल्सो नोन एज, क्या क्या नाम है? एक मिनट ध्यान देना, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा है कम है, इसका मतलब टॉक्सिटी होगी, कमी है। इसी का दूसरा नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या नाम? सुनो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। थायरो, थायराइड की क्या होगी? टॉक्सिटी होगी, तो इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। याद हो गया? यस। एक इसी का तीसरा नाम होता है बेस डोर डिजीज, लिखना नहीं है, बस सुनना। क्या बोलते हैं? अब जब हाइपोथायराइडिज्म होता है ना तो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म आंख के पीछे होती है, मसल्स, छोटा छोटा फैट लिपिड टिश्यू जमा रहता है आंख के पीछे वाली लेयर में। तो वहां पर क्या होता है? पीछे डिपोजिशन हो जाता है थोड़ा बहुत, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होके लिपिड के टिश्यू का आंखें बाहर आ जाती है। तो मरीज जैसे खड़ा रहेगा ना तो उसकी आंखें बाहर आई हुई दिखेगी साइड से, उसको बोलते हैं एक्सोथैलेमस। क्या बोलते हैं? आईबॉल बाहर की तरफ रहती है, ऐसे पर्सन ये खड़ा है आईबॉल बाहर की तरफ, ऐसे उसको बोलते हैं एक्सोथैलेमस। तो एक्सोथैलेमस भी किसका साइन है? हाइपर का। और मिक्सडिमा हाइपो का। तो क्लासिकल में आ जाएगा कि मिक्सडिमा और एक्सोथैलेमस में क्या डिफरेंस है? आप पता है ना कि मिक्सडिमा हाइपोथायराइडिज्म का साइन है और एक्सोथैलेमस हाइपोथायराइडिज्म का साइन है। एक्सोथैलेमस में आईबॉल प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोड्यूस का मतलब बाहर आ जाते हैं। तो इसके चार नाम कौन कौन से हैं? इसको ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, टॉक्सिटी की वजह से डिफ्यूज गोइटर हो रहा है। उसको क्या क्या नाम से जानते हैं? बेस डोज डिजीज बोलते हैं, ऑप्थेल्मोपैथी मतलब एक्सोथैलेमस आंखें खराब हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। 1 2 3 और ये बेस डोज डिजीज, चार नाम हो गए। और मोस्ट कॉमन कॉज पूछ ले तो क्या बोलोगे? ग्रेव डिजीज। हाँ,
लिख लिया। जय मां सेना वाली, बच्चे का नाम है इसमें, ऑनलाइन में इसमें लिखा है जय मां सेना वाली। राहुल और लेके आगे क्वेश्चन, आज बहुत पढ़ाई कर रहा है ना। क्या है, कौन सा? एडम एप्पल फॉर्म्ड बाय, ये तुम वहां पढ़ोगे थायराइड कार्टिलेज, ये तुम जब रेस्पिरेटरी वगैरह पढ़ोगे ना उसमें आएगा एडम एप्पल कि किससे बनता होता है, थायराइड कार्टिलेज से। ये हमारे इधर ये कार्टिलेज वगैरह तुम उसका पार्ट है, रेस्पिरेशन वगैरह इसमें नहीं है। एडम एप्पल रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये एडम एप्पल होता है। मेल में ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, फीमेल में ज्यादा नहीं होता ना। वो रेस्पिरेशन एडम्स की थायराइड कार्टिलेज का, थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ कार्टिलेज होते हैं, क्रिकोइड होता है, थायराइड होता है, ऐसे ऐसे करके चार पांच कार्टिलेज होते हैं ना, वो तो वहां पढ़ते हैं। जब तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो ना, ट्रेकिया, फिर ये ऊपर लैरिंक्स, तो लैरिंक्स और ट्रेकिया के बीच में कार्टिलेज होते हैं जहां पे थायराइड ग्लैंड होती है ना। किसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं? तुम इंटेलिजेंट तो बहुत हो ना, बहुत ज्यादा, मतलब सब पता तुम्हें। गुड होना भी चाहिए, कुछ साथ नहीं रहेगा, सब नॉलेज यही रह जाएगा। नॉलेज का भी सच जाएगा, आपको लग रहा है जीते जी तो काम आएगा। तुम ऐसा नहीं हो पढ़ना ही छोड़ दो। आप कुछ लोग बोल रहे हो यार सर मोटिवेट नहीं कर रहे हैं आज तो। हाँ मैं बताऊं, दोनों में भी होती है, दोनों में ही है, दोनों में ही होती है। एक में इसलिए इनलार्ज होती है, जैसे हाइपोथायरायडिज्म हुआ तो टी से उसको स्टिमुलेट करेगा, अंदर थायराइड में फंक्शन नहीं है तो, लेकिन उसकी टिश्यू की तो ग्रोथ होगी। और हाइपर में अगर स्टिमुलेट हो जाए तो टिश्यू ज्यादा ग्रोथ कर दे, तो इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, दोनों में ग्रोथ होती है। हाइपोथायरायडिज्म को हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। ये ठीक है, लिख दिया आपने ऊपर, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, आपकी मर्जी है। बस मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपका ध्यान इधर करना चाहता हूँ कि प्लीज इसको थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। अरे बोलो, आपस में बातें मत करो, नहीं वरना मेरी टॉक्सिक रहेगी अभी, मुक्का पड़ेगा मुंह पे, बता रहा हूँ। पढ़ाई होती नहीं है, पानी पीते हो बैठ बैठ, बोतल खाली करते हो बेवकूफ। मैंने एक बार पानी पिया, यहाँ लोग चार चार बार बोतल खाली कर दी, दूसरों की मांग मांग के पीने लग गए, खुद की खत्म हो गई, दूसरे की पीनी शुरू कर दी। अब आता है साइन सिम्टम, क्या पढ़ेंगे? साइन सिम्टम पता है सबको? इधर एजिटेशन या मेंटल स्लो, मूड स्विंग का मतलब है इधर से उधर, कभी उनके दर कभी इनके दर, कभी यहाँ से की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, मतलब क्या हुआ? भटकाओ। मूड स्विंग होना, मूड स्विंग किसमें होता है? इधर उधर ज्यादा मूड होता है, स्विंग होता है, कभी उधर टिकता नहीं एक जगह पे। एंजाइटी, नर्वसनेस, स्पाइन ट्रेमर्स, इंक्रीज एपेटाइट, मे बी नॉट श्योर। वेट लॉस या वेट डिक्रीज, दोनों। वेट लॉस और वेट डिक्रीज एक ही होता है। टेकिकार्डिया एंड पाल्पिटेशंस, हाइपरटेंशन, इनटॉलरेंस टू हीट, गर्मी सहन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हाइपोथर्मिया है। क्या जी? मॉइस्ट स्किन या ड्राई स्किन? बिकॉज ऑफ चकी चलिंग 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 चक चलिंग, ज्यादा चलेगी तो क्या होगा? पसीना ही होगा। प्लीज लिखो फास्ट। क्या हुआ? तो मैं ऐसे आपस में बातें मत किया करो, मेरे को जेलसी होता फिर। या तो बातें करो मत, या करो तो सिर्फ हाँ। क्या हम आगे बढ़े हैं? क्यों? घर का राज है क्या? ये क्लासरूम है, इसमें कुछ लोग सो रहे हैं सर नीचे करके। ये सब जिस कोई भी आपको बंदा लग रहा है ना सो रहा है, पास वाले की ड्यूटी है, दे दनादन। ठीक है, कुछ होगा तो देख लेंगे, टेंशन मत लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? बोलो, ये क्या है? एक्सोथैलेमस, डायरिया होगा, डिस्टर्ब मेंसेस का मतलब क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग कम होगा, लॉस ऑफ लिबिडो मेल दोनों में होगा। चलो चलो, टीटी कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी कम हो सकता है क्योंकि ज्यादा कैटाबॉलिज्म होने से कम हो सकता है। ये लिख लो फटाक से, फास्ट, जल्दी लिखो। जो जो सो रहे हैं उनको बेंच के ऊपर मुर्गा बनाऊंगा, बीच में बेंच एक दो खाली कर दो फटाफट। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ध्यान रखता हूँ, यहाँ कौन सोता है? यहाँ ये पीछे बेंच वाले ज्यादा सोते हैं। क्या बातें करने के लिए आए हो यहाँ? तो फिर पढ़ेगे हो? नहीं सर नहीं है। तुम आंखें देख के डर मच जाता है ना, ऐसा नहीं हो तुम आंखों से डर जाओ। ये बेचारा आंखों से कुछ कहना चाहता है, सुन लो। कि लफ्जों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो तुम, आंखों से सुन सकता हूँ मैं, आंखों से बोलो तुम, ये कह रहा है। एक्सोथैलेमस का मीनिंग क्या है? आई बॉल प्रोड्यूस हो जाना है ना, उसको एक्सोथैलेमस बोल रहा है, और कुछ नहीं, ध्यान रखना। तुम ऐसे ही पागल हो, ऐसे जल्दी करो प्लीज। हो गया?
यहाँ खड़े रहने से मैंने एक चीज नोटिस की है, जल्दी नोट्स बनते हैं और सबसे ज्यादा आवाज तुम ही करते हो सर, एक बार और प्लीज। पीछे तुम्हारे पीछे क्या है, दीवार है? पीछे वाले बहुत सीधे बच्चे हैं। हाँ तुम आगे बढ़ोगे तुम सीधे हो जाओगे, जैसे प्लास्टिक के हो तुम। आगे बढ़े। अब इधर ध्यान देना, देखो कैसे कैसे फोटो है, बच्चों में देखने को मिलता है, सिर्फ बच्चों में। क्या नाम है? वॉन ग्रेफ साइन। क्या नाम है? अपर आईलिड लैग्स बिहाइंड व्हेन लुकिंग डाउनवर्ड। जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो अपर आईलिड लैग्स बिहाइंड, पीछे की तरफ ही रह जाती है, उसको वॉन, सिर्फ याद रखना इतना सा आएगा। वॉन ग्रेफ साइन किस में देखने को मिलता है? हाइपर में। किसमें? और नेक्स्ट है मोबियस साइन। क्या है? मोबियस साइन आपने पीडियाट्रिक में डॉल्स आई पढ़ा है, डॉल्स आई, उससे मिलता जुलता है। डॉल्स आई का मीनिंग क्या था? गुड़िया की आंखें। क्या थी गुड़िया की आंखें? जैसे एग्जांपल के लिए किसी को गोदी में ले रखा है, आपने उसको घुमाया, तो एक बार नई सिचुएशन में देखने के लिए उसको टाइम लगेगा। सेम यही है, कन्वर्जेंस ऑफ आई इज डिफिकल्ट, एक जगह पे देखने में उसको दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे कर, उसको बोलते हैं मोबियस साइन। वेरी गुड, ये तो हो गया। कन्वर्जेंस ऑफ आई इज डिफिकल्ट, एक जगह देखने में इसको जोर आ रहा है बेवकूफ को, क्यों देख रहा है? नहीं है देख सकता। मोबियस साइन, वॉन ग्रेफ साइन। नेक्स्ट वन, आगे बढ़े। बच्चों में ही होते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखना है ना, स्पेशल एडल्ट में कम ही होते हैं, ये बच्चों में देखने को मिलते हैं ज्यादातर। सही कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा, वेरी गुड, स्किप इट। बस नहीं चलता तो जानबूझ के बोतलें फोड़नी शुरू कर दी, और तो क्या करें अब। डन। स्टेलवेक साइन लो। स्टेलवेक साइन कौन सा साइन है? व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेलवेक साइन? Infrequent blinking and upper eyelid appear retracted. Infrequent blinking. Infrequent blinking is called Stelweck sign. और Joplin sign is the reverse of the omega sign. Joplin sign का मतलब है ये, क्या होता है पहले इसको समझ लो। Infrequent blinking. Infrequent blinking. आपने देखा होगा, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं आगे ज्यादा चिपकाता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे भी समझ नहीं आ रहा। मैं कंट्रोल को ऑफलाइन में आगे ज्यादा नहीं चिपकती, ऑनलाइन में ऐसे ऐसे होता ही नहीं होता, मतलब इतना नहीं होता बट ज्यादा होता है। यस और नो? मैं नॉर्मल रहता हूँ फिर भी पता नहीं ऑनलाइन में क्या हो जाता है। कैमरे में सामने आप दिखते नहीं हो, आगे ज्यादा चिपकती है, आप सामने आ जाते हो सुकून हो जाता है, इसलिए आगे ज्यादा नहीं चिपकती, ये हो सकता है। और जब कैमरे में रहते हो फिर हाँ, ऐसे ऐसे मन में हजारों ख्याल आते हैं कि देखो मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, वो लेट के पढ़ रहे हैं, आराम से बैठे हैं, दुख होता है तो शायद आंखें झपकती होगी ज्यादा, और तो क्या हो सकता है। अब आप सामने बैठे हो तो बस ठीक है, पता है चुपचाप है, तो ऐसा हो सकता है। इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। दूसरा है छोटे, आपने डिप्रेशन पढ़ा? डिप्रेशन, लड़कियां मेकअप का सामान बैग में रखती होगी ज्यादातर, मिरर होगा, कांच, कांच मिरर, लड़की रखती है भाई, कुछ कुछ लड़कियां तो सबको सामान साथ में रखती है पूरा, उनका बस चले तो बाल सीधे करने वाली मशीन भी साथ में है, हेयर स्ट्रेटर मिरर इतनी बड़ी रखेगा फिर, लेकिन वो रखती है साथ में। 5 महीने का खुद लोग एग्जाम देने जाते तो भी मेकअप वाला बैग साथ में लेकर, देखो एडमिट कार्ड ले जा, आधार कार्ड ले जा, इससे काम बन जाएगा। उससे क्या करना है तुझे, वहां पे जाना भी होगा, बड़े बटन वाले नहीं पहन सकते कपड़े, एकदम लोअर टी शर्ट में जाना होता है। लेकिन कुछ लोग एग्जाम देने भी ऐसे जाते हैं जैसे एग्जाम कोऑर्डिनेटर है ये, हाई हील पहन के बाहर उतारेंगे अभी ये भी तेरे हाई हील है, रुक जा ना तो आराम से स्लीपर पहन के जा, ठीक रहेगा। लेकिन जाते हैं, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, बन ठन के जाना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए लोगों को कि देखो नर्सिंग ऑफिसर का पेपर दे रहे हैं, वेरी ग्रेट थिंग्स। लड़के उठ के ऐसे ही चले जाते हैं, लड़के शाम को नहाते हैं, कल क्या नहाएंगे, सुबह जल्दी चलो ब्रेकफास्ट वहीं कर लेते हैं, वहीं जाके चाय पी लेते हैं, पेपर देके आ जाते हैं, वापस आके फिर आज पेपर अच्छा नहीं हुआ कल नहाएंगे, प्रैक्टिस बोर्ड डिप्रेशन में चल रहा है, 4-5 10 ज्यादा गलत हो गया, परसों ही नहाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन लड़कों की एक सबसे अच्छी बात यह है, जो मैं स्टार्ट के क्लास के स्टार्टिंग में कहना मैं रोक दी थी, लड़के दुनिया की एकमात्र प्राणी है जितनी बार नहाते हैं उतनी बार सर्द होते हैं। लड़के दुनिया का एकमात्र प्राणी है, चाहे कितनी बार भी नहाओ, 30 बार नहाएंगे महीने में तो 30 बार सर्द होंगे, मतलब सर में पानी डालेंगे। कहने का मतलब ये है 25 बार नहाएंगे तो 25 बार सर में पानी डालेंगे, 10 बार नहाएंगे तो 10, 100 बार नहाएंगे तो 100। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह रहा, आप सभी समझदार हो, समझ गए? बस, हाँ, सही है। आपने नाम सुना होगा डिप्रेशन में ओमेगा साइन। ओमेगा साइन क्या होता है? जब आपको भयंकर टेंशन हो, जब आपको भयंकर दुखी हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो, तो कांच में जाके देखना कैसे, ऐसे देख, किसी के ऊपर नाराज हो रखे हो, आपने देखो अभी व्हाट्सएप सभी चलाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो ना तो आप ऐसे भेजते हैं, आई एम हैप्पी हैप्पी हैप्पी, और साइड में एक जीभ और लटक रही होती है, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो अब कुछ लोग थोड़ा सा खुश होता है ऐसे भेज देता है, ठीक है। अब कुछ लोग ठीक से रहे, हेलो, अब कुछ लोग फ्लैट कुछ नहीं बोल रही मैं जा, फिर आई एम टू मच क्राइंग, दैट इज सूडो क्राइंग, दिस इज सूडो क्राइंग, यस और नो? तो डिप्रेशन में क्या होता है, इसमें ये तो है इमोजी ऐसे ही, ये आप जो वार्म बेकर फेस रेटिंग स्केल होता है ना उसमें भी यूज करते हैं, जब मरीज को दर्द नहीं होता ऐसे हंसता है, जब दर्द होता है 10 में से 9 नंबर आते हैं ऐसे करता है, ऐसे भी आपका वार्म बेकर फेस रेटिंग स्केल होती है ना, उसमें मरीज को जब दर्द होता है ना तो ये लटक जाता है मुंह, होता है मुंह लटक जाता है, अभी बताओ ये क्या है? इसमें इसका मीनिंग प्लीज पहले इसको समझाऊं, पहले ओमेगा साइन को समझो, मेरे को ये भी नहीं पता। एब्स एंड क्रीजेस नॉर्मली क्या है, आप सभी बैठे हो, जब भी आप टेंशन लेते हो ना तो आपके यहाँ सलवटें पड़ती है, सबकी पड़ती है, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जब आप ऐसे टेंशन लोगे ना, मैंने पढ़ी 4-5, अभी तक मैं बच्चा हूँ इसलिए नहीं पढ़ी,
बट पड़ती है, ऐसे मानो, मतलब यहाँ पर सलवटें पड़ती है। तो तुम क्या सोच रहे हो, तुमसे बड़ा हो गया क्या? ऐसे सलवटें पड़ती है नहीं पड़ती? इसके अंदर फोरहेड एकदम लाइन के सपाट, किसको बोलते हैं? जॉब रीजन। एब्सेंट क्रीजेस ऑन फोरहेड, फोरहेड के ऊपर किसी प्रकार का क्रीजेस नहीं होता, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, उसको बोलते हैं कौन सा साइन? क्रीजेस। और सबके होता है, तुम टेंशन में देखना कभी। हाँ देखो ये हो रहा है, अरे अभी लगता नहीं है, जब टेंशन होता है ना ये पड़ जाती है, अभी तुम बच्चे हो, थोड़े बहुत थोड़ा दिन लोड आने दो, जोर आने दो, तब पता चलेगा पड़ती है नहीं पड़ती। ओमेगा साइन क्या होता है? ओमेगा साइन क्या होता है? ओमेगा साइन, कोई एक इधर आ जाओ, लड़के का अकाल पड़ गया लड़कों का, कोई आ जाओ, एक राहुल आएगा। लेकिन देखो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा नहीं आएगा तो फिर ओमेगा साइन नहीं आएगा। देखो यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा फेस ऐसे हो जाता है, बस इधर खड़े हो, सीधे उधर देखो, चश्मा उतारो। अब गुस्सा टेंशन लेना है, ऐसे आएगा, टेंशन लो एकदम। अरे भाई गुस्सा ही नहीं आया इसको, गुस्सा नहीं आएगा तो ओमेगा साइन कैसे आएगा? नहीं आया गुस्सा, तो ठीक है जाओ, आपको नहीं आ रहा गुस्सा, मेरे को ही आएगा। ऐसे नहीं आता रे, उसके लिए गुस्सा लाना पड़ता है, कैसे लाऊं? कुछ चेंजेस दिखा यार इस टाइप का, हो गया ना? उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा साइन। क्या बोलते हैं? जब पेशेंट को डिप्रेशन रहता है, जब वो डिप्रेसिव पर्सनालिटी रहता है, तो उसके यहाँ पर एक ओमेगा जैसा साइन आता है, सेम ऐसा, उसको हम बोलते हैं ओमेगा साइन। तो वो अलग है। प्रोप्टोसिस का मतलब होता है आईबॉल नीचे की तरफ आ जाती है, उसको ये भी आईबॉल में कभी कभी देखने को मिलता है, टोसिस नहीं है, ये प्रोप्टोसिस है। हो गया, खत्म। राहुल इतना भी नहीं कर पाए है? तुझे कभी नहीं आता, आज तक गुस्सा नहीं आया, तुम इंसान नहीं हो, है? लड़कों को गुस्सा नहीं आता, ऐसा है। इसको देखो कितना गुस्सा आ रहा है, गुस्सा देखो इसका। डन। क्या क्या टेस्ट करेंगे? सेपरेशंस, टीएफटी। टीएफटी के अंदर एक है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। अरे भाई प्राइमरी हाइपर है तो सारे डिक्रीज या इंक्रीज, एक याद रखना है, टी से जो उल्टा बाकी सब डिक्रीज। सेकेंडरी हाइपर है तो सारे, ये पहले बता रखा है ना, क्या भाई सेकेंडरी है तो सब सेम, प्राइमरी है तो टी से जो उल्टा, बाकी टी3 टी4 ft4 इंक्रीज। ये याद नहीं है? ये याद नहीं है? अभी किसी को याद नहीं हुआ ना? मेरा गला खराब हो गया बता बता के, थायराइड इतना बताया मेरी थायराइड सप्रेस हो गई। मैं पानी पी लूं? पी लूं क्या? ये बोल रहे हैं आज राहुल को भी देख लिया। अच्छा, राहुल को देख लिया, वेरी गुड। कैसा लगा राहुल बताओ? है? क्या करवा दो? क्या करवा दो? अरे वो स्टूडेंट बोल रहे हैं अच्छा हुआ आज राहुल को देख लिया, वेरी गुड, फील प्राउड, ऐसे बोल रहे हैं। राहुल वायरल हो गया है। मैं स्टूडेंट बोल रहे सर ऑनलाइन में ज्यादा बात क्यों नहीं करते? उनको कौन समझाए, वो ऑनलाइन है, तुम अपने घर के अंदर बैठे हो बिग बॉस की तरह, मैं रोड पे घूम रहा हूँ लपंगे की तरह। तुम्हें क्या पता ऑनलाइन पढ़ाना कितना मुश्किल होता है? कैमरे के अंदर 4x4 का कैमरा, सामने कैमरे के सामने देख रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, मन ही मन गुस्सा आ रहा होगा ना, प्लीज इधर ध्यान दो। कैसे तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा, बेवकूफ बोल रहे हैं कि तुम हंसते क्यों नहीं, वहां वहां बातें क्यों नहीं करते, किससे कहूँ? मेरे को रसीदों नहीं हो जाएगा। अगर मैं कैमरे के सामने ज्यादा बातें करने लग गया और घर पे भी एक दिन ऐसे करने बैठ गया तो घर वाले हॉस्पिटल ले जाएंगे कि अकेला बैठा बैठा बोल रहा है इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर देखो इधर, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है बेवकूफो, अभी वायरलेस थप्पड़ पड़ेगा, वो पकड़ के ले जाएंगे, चटके दिलवा देंगे। तो तुम कैसे लोग ऑनलाइन में ऐसे दिखा रहे मेरे को, है? बच्चों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए भाई, जिसको ज्यादा बातें चाहिए ऑफलाइन आ जाओ, 9,000 में इतनी हंसी मिलेगी। 30,000 रुपए तो फिर ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, नहीं 30 तो उसके आगे नॉट अवेलेबल। अच्छा प्लीज 30 इस पर आपकी तो 30 ही थी, अब होगी 34। हो गया। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक भी करते हैं, बता दिया, वायरल स्कैन बता दिया, लिखो दोनों, ये बता रखा है। अब लिखो मैनेजमेंट, कौन सा मेंट? मैनेजमेंट, लिखो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लिखिएगा। मैनेजमेंट में क्या लिखोगे? थायराइड या एंटी थायराइड? एंटी थायराइड, क्यों? क्योंकि पेशेंट्स हैव ऑलरेडी हाइपोथायरायडिज्म, so we will discuss today the management of hypothyroidism, so please you should focus on the whiteboard। आ जाओ जल्दी इधर। हाँ जी, हो गया। मैनेजमेंट में देखो जाओ प्लीज, थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पे मामला टेढ़ा है, एकदम में समझ में नहीं आएगा, तुम सब घूम जाओगे अभी यहाँ। पेशेंट को क्या है, टी3 टी4 ज्यादा या कम? ज्यादा। वाह भाई वाह, ज्ञानी भरे हुए हैं जेएनसी में।
जेएनसी में ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान नॉलेज एग्जाम वाले दिन कहां चला जाता है आपका? T3 T4 ज्यादा। हम क्या करेंगे? T3 T4 को कम करने के दो तरीके, या तो बनाना ही कम कर दे, मतलब या तो सिंथेसिस ही कम कर दे। हम क्या करते हैं? सिंथेसिस ही कम कर दे। या आपको पता है थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को स्टोर करके रखती है, तो हम या तो जो बना हुआ तो है बट उसके सीक्रेशन को कम कर दें। क्या कर दें? मतलब ब्लड स्ट्रीम में लाना कम कर दें। तो या तो कर दे सिंथेसिस बंद, ये मोर इफेक्टिव है। सिंथेसिस बंद कर देना इसका मतलब तो 100% रिलीज अपना रिकवर हो जाएगा, और या हम क्या कर दें? सीक्रेशन कम कर दें। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? या तो हम बना सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन ही बंद कर दें। T3 T4 बन नहीं ना, कैसे नहीं बनेगा? थायराइड पेरोक्सिडेज को क्या कर देंगे? याद करो, आयोडीन प्लस टायरोसिन कौन मिलाता था? थायराइड पेरोक्सिडेज। उसको इनहिबिट कर दो तो आयोडीन और टायरोसिन मिलेगा ही नहीं, तो T3 T4 बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा तो रिस्क ही खत्म। या बन तो गया है, ल्यूमेन में इकट्ठा हो गया है, हम ब्लड में लाना बंद कर दें। ठीक है, तो दो तरीके से मैनेज करेंगे। कुछ ड्रग होती है जो सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। किसको? कुछ ड्रग ऐसी होती है जो सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, वो इज मोर इफेक्टिव। 100% वही ड्रग ऑफ चॉइस है। अब इसमें तीन प्रकार की ड्रग आती है, प्लीज सुनना, लिखना नहीं है यहाँ। एंटी थायराइड मेडिकेशंस ड्रग ऑफ चॉइस होती है, पीटीयू। क्वेश्चन आएगा, हाइपरथायराइडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इस ड्रग ऑफ चॉइस ये ऑप्शन में नहीं भी होता, तो आपको करना है कहा गया मीथेमेजोल कार्बिमेजोल। तो तीन ड्रग ऐसी है, कितनी? जो ड्रग सिंथेसिस को ही बंद कर देती है, थायराइड पेरोक्सिडेज को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। T3 T4 बनेगा ही नहीं, न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब ये ड्रग और ये ड्रग क्या करेगी? डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। याद हुआ? कोई डाउट? अब इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट खास और है। आपने एंटी कैंसर ड्रग पढ़ी, आपने इम्यूनोकम्प्रेसिव ड्रग पढ़ी, आपने स्टेरॉइड ड्रग पढ़ी, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? बोन मैरो सप्रेशन। क्या करती है? इम्यूनो सप्रेशन। सेम इसका साइड इफेक्ट है, इम्यूनो सप्रेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ इम्यूनो सप्रेशन? इम्यूनो सप्रेशन होगा, डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? जब भी कभी हमारी बॉडी में इम्यूनो सप्रेशन होता है तो चार साइन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जब भी कभी इम्यूनो सप्रेशन होता है तो चार उसके क्लासिकल साइन है। कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? पहला साइन है फीवर। जब भी बॉडी की इम्यूनिटी लॉस हो तो क्या आएगा? दूसरा क्या? सॉर थ्रोट। दूसरा कौन सा? तीसरा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनो डब्ल्यूबीसी क्या है? अब मेरे को ये बताओ, अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो न्यूट्रोफिल कम होगा ज्यादा। डब्ल्यूबीसी कम है तो न्यूट्रोफिल कम क्यों होगा? मैं पहले बता चुका हूं 10 दिन पहले। मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? हमारी बॉडी में जितनी डब्ल्यूबीसी होती है उसका 60 से 70% न्यूट्रोफिल होता है। तो डब्ल्यूबीसी होती है नॉर्मल 4000 टू 10000 या 11 मानते किसी बुक में, 4 टू 10 मोस्ट कॉमन रेंज है। तो अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी ना, सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। मैं बोलूं क्लास में 300 जन स्टूडेंट है, इसमें 270 के टी-शर्ट पहना हुआ है, मैं बोल दूं जिस जिसके टी-शर्ट पहना हुआ बाहर निकल जाए तो क्लास खाली हो जाएगी। सही बोला कि नहीं बोला? मैं बोलूं जिस, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। तो अगर मैं न्यूट्रोफिल को डब्ल्यूबीसी को कम करूं तो न्यूट्रोफिल कम होगा, यस और नो? अब पहले क्लास में 300 जने बैठे थे, उसमें 30 लोग शर्ट वाले थे और 270 टी-शर्ट वाले थे, और अगर मैं बोलूं क्लास में से टी-शर्ट वाले सारे बाहर निकल जाओ और कुछ कुछ लोग शर्ट वाले भी बाहर निकल जाओ, अब उसके बाद में मैं पूछूं तो अगर 15 लोग शर्ट वाले बाहर निकल गए तो पीछे कितने बचे शर्ट वाले? 15। अब पहले 300 में 30 थे, अब 15 में 15 के 15 हुई है। अब मेरे को ये बताओ, जो शर्ट वाले लोग हैं वो बढ़े हैं कम हुए हैं? उसका परसेंटेज बढ़ा है कम हुआ है? परसेंटेज बढ़ा है कम हुआ है? परसेंटेज बढ़ा है। कैसे बताऊं? 300 में 30 थे, अब 15 में से 15 ही हुई है। अब पूरी क्लास में कितने जने हैं? 15, और 15 के 15 कौन है? तो पूरी क्लास में 100% कौन है? शर्ट वाले लोग हैं। तो बढ़े कम हुए? तो एक बात सुनो, अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी एक बात और समझो, और बेसिक एग्जांपल। ये डब्ल्यूबीसी आपकी एक तरफ है ग्रेनुलोसाइट, एक तरफ है एक ग्रेनुलोसाइट। अगर मैं डब्ल्यूबीसी कम करूं तो सीधी सी बात है ग्रेनुलोसाइट कम होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कम हुए, तो अब ये कम नहीं हुए, तो अब इसकी परसेंटेज वैल्यू बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है कम हुई? तो जब कभी भी डब्ल्यूबीसी कम होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब न्यूट्रोफिल भी कम हो रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया। क्या बोलते हैं? तो जब कभी भी डब्ल्यूबीसी कम होती है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है, न्यूट्रोपिनिया होता है, बट एक ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है। क्या होता है? एक ग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब कोई ना, आपको लिखवा के ही समझाना पड़ेगा, मुझे पता चल गया, ऐसे समझ में नहीं आना। ये है डब्ल्यूबीसी दो टाइप की। कितने टाइप की? एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें दाने नहीं होते उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। जिसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में एक होती है लिम्फोसाइट और एक होती है, और ग्रेनुलोसाइट में तीन होती है, एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है इयोसिनोफिल, एक होती है बेसोफिल। सही है? अब एक बात बताओ, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितना है? 4000 से 4000 से। अब मैं बोलता हूं कि किसी को इम्यूनोसप्रेशन ड्रग दे दें या किसी की इम्यूनिटी चली जाए तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी, तो मैं कम दूं? तो डब्ल्यूबीसी माना किसकी होगी? 2000 माना कि कितनी होगी? अब जब एक बात बताओ, जब डब्ल्यूबीसी नॉर्मल थी तो न्यूट्रोफिल होता है लगभग 60 से 70, मतलब मैक्सिमम 70 है, 50 से 70 भी बोल सकते हैं, 40 से 70 भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम 70। ये 2 से 5, ये भी 2 से 5, सबसे ज्यादा कौन है? अब मेरे को बताओ, जब ये 4 से 10,000 थी तो उसका 70% तो यही था। तो अगर मैं सीधा 4000 से 2000 कर दूं तो सबसे ज्यादा कम कौन होगा? कौन होगा? तो जब भी डब्ल्यूबीसी कम होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब कम, तो डब्ल्यूबीसी क्या है? न्यूट्रोफिल क्या होंगे? एनईयू। एक मेरे माइंड के साथ में बोर्ड नहीं चलता, न्यू एनईयू न्यूट्रोपिनिया। क्या बोलते हैं? अब बताओ, ये कम नहीं हुआ है, बढ़ा भी नहीं है, लेकिन ये पहले था माना कि 3000, टोटल 4000 में से अब ये कम हो गया तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना। तो जब कभी भी डब्ल्यूबीसी कम होती है तो एक ग्रेनुलोसाइट बढ़ जाते हैं।
एक्चुअली नहीं बढ़ते, रिलेटिवली बढ़ जाते हैं। तो कभी मैं बोल दूं ना, एक कभी भी कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, समझ जाना कि बोन मैरो सप्रेस हुआ है। लिम्फोसाइट मोनोसाइट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये कम हो गया बस। एक्चुअली ये बढ़ा नहीं है, बट दिक्कत ये हुई है कि रिलेटिवली ये ज्यादा हो गया ए ग्रेनुलोसाइटो। तो कभी भी स्टेरॉइड ड्रग का साइड इफेक्ट यही, इम्यूनोसप्रेशन का यही, एंटी कैंसर का यही। तो जब कभी भी कोई भी टीचर बोले ना इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, और साथ में बोलते डब्ल्यूबीसी कम और एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, तो माइंड में ये सोचना कि डब्ल्यूबीसी तो कम हुई है लेकिन डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट बढ़ गया है जिसको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। समझ में आएगा ये मैकेनिज्म? ये याद रखने का है कि ये कम हुआ है लेकिन ये पार्ट बढ़ गया है। तो पीटीयू का साइड इफेक्ट क्या है? एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। क्या है? एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल कम हो गया है। समझ में आया? अब मैं वापस ड्रग पे जाऊं, जाऊं ड्रग पे, मिटा दूं? अभी जाओ देखें कौन सी ड्रग थी? पीटीयू। पीटीयू क्या करती है? एक ग्रेनुलोसाइट। क्या इसको मैं बोल दूं ल्यूकोसाइटोपिनिया? अब तो मतलब अब तो बोलोगे ना कि सब समझ आ गया। क्या मैं इसी को बोल दूं न्यूट्रोपिनिया? हाँ या ना? क्या मैं बोल दूं एक ग्रेनुलोसाइटोसिस होगा तो फीवर आएगा? अरे भाई डब्ल्यूबीसी सब सप्रेस होगी तो फीवर आएगा। और जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन की वजह से फीवर आता है तो सॉफ्ट थ्रोट होता है। यस और नो? 5 साइन याद आ गए? अब लिखना ऐसे कैसे लिखना। और जब भी कभी ल्यूकोसाइटोपिनिया न्यूट्रोपिनिया होता है तो लिखना इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शंस। जैसे मैंने लिखा है ना वैसे के वैसे साइड इफेक्ट लिखना। और आंख बंद करके याद कर लेना कि इम्यूनो सप्रेशन का मतलब ये होता है। साइड इफेक्ट क्या है इसका? एक ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब ल्यूकोपिनिया मतलब न्यूट्रोपिनिया मतलब इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन, फीवर और सॉफ्ट थ्रोट। आप क्लोजअप इंटर पढ़ोगे, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, उसमें वीकली डब्ल्यूबीसी चेक करते हैं। कब? हर हफ्ते, हफ्ते मतलब सप्ताह। वीकली है इंग्लिश वालों, वीकली 7 दिन में एक बार क्या चेक करते हैं? डब्ल्यूबीसी। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करती है सेम। आप स्टेरॉइड पढ़ते हो उसमें भी ये पढ़ते हो। आप क्लोराम ड्रग पढ़ते हो उसमें भी बोन मैरो डिप्रेशन होता है, उसमें भी एक ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है। आप स्टेरॉइड सारी पढ़ते हो, आप एंटी कैंसर पढ़ते हो, बोन मैरो डिप्रेशन पढ़ते हो, तो उसमें ये सारे कंडीशन सेम है। तो पीटीयू का साइड इफेक्ट पता आ गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो। एक पेशेंट है जो पीटीयू ले रहा है, कौन सा साइन आने पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है? फीवर, सॉफ्ट थ्रोट या एक ग्रेनुलोसाइट, इनमें से कोई भी एक साइन आए डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। चाहे फीवर आ जाए, चाहे सॉफ्ट थ्रोट आ जाए, चाहे न्यूट्रोफिल काउंट कम आ जाए, चाहे डब्ल्यूबीसी काउंट कम आ जाए, चाहे एक ग्रेनुलोसाइट काउंट ज्यादा आ जाए। इन 5 में से कोई भी साइन अगर लिखा हुआ है पेपर में, मैं दूंगा ट्यूसडे वाले टेस्ट में, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है? डॉक्टर को, क्योंकि बोन मैरो क्या हो गया? सप्रेस हो गया। आप सोचोगे ये टफ है, कोई टफ नहीं है। एग्जामिनर इज मोस्ट चालू पर्सन, वो कुछ नहीं करेगा, ये नाम लिखेगा इतना सा। क्या लिखेगा? इधर ध्यान दो प्लीज, लिखने का टाइम मिलेगा। तो मीथामेजोल इज ए, मैंने क्या बोला? जिसके पीछे जोल लगती है वो बहुत ज्यादा जोल करती है हमारे पे। अरे नहीं जोल है, 10-15 ड्रग इसमें जोल आता है। पेंटाप्राजोल में भी आता है, अल्बेंडाजोल में भी आता है, मेबेंडाजोल में भी आता है, वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक होते हैं उसमें भी आता है, खूब सारी ड्रग में आता है। क्वेश्चन क्या आएगा? मीथामेजोल इज ए, ऑप्शन ए पीपीआई, ऑप्शन डी वर्म इन्फेस्टेशन ड्रग, ऑप्शन सी एनेस्थेटिक, ऑप्शन डी एंटीथायराइड। ऐसे आ सकता है। ये क्वेश्चन अभी एक पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था ऐसा। तो कुछ कुछ ड्रग होती है सिर्फ नाम नाम आता है, ज्यादा डीप नहीं आता उनमें से। तो ये तीनों ड्रग क्या करती है? सिंथेसिस और सीक्रेशंस को कम करती है। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड, बहुत ज्यादा गुड। है? हाँ सही है मैम, सही बोल रहे हो, वेरी नाइस क्वेश्चन। किसी को पता ही नहीं है तुम्हें, किसी को पता नहीं, इतना शानदार क्वेश्चन पूछा इन्होंने। हौस उड़ जाएंगे तुम्हारे, नर्सिंग वाला पढ़ता ही नहीं, इतना मस्त क्वेश्चन पूछा है। हाँ बोलो। लेफ्ट या राइट? आई थिंक एक बार याद करो। है? नेशनल तो बताऊं, लेफ्ट में जाती है कि राइट में? श्योर? लेफ्ट में राइट में? मैं श्योर नहीं हूं इसलिए बोल रहा हूँ, लेफ्ट में जाती है। आप ब्लड में पढ़ोगे, मैं बता देता हूँ फिर भी, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, आधा घंटे का, मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊं। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आपने नाम सुना होगा अपेंडिसाइटिस या कोई भी इन्फेक्शन, डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। तो डब्ल्यूबीसी जब बढ़ती है तो उसका अंदर से डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो लेफ्ट में जाती है या राइट में जाती है। या किसी को परनीशियस एनीमिया होता है तो भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, या किसी को लिवर फेलियर होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, या अपेंडिसाइटिस होता है, तो बॉडी में दो टाइप से डब्ल्यूबीसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक होता है शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, एक होता है शिफ्ट टू द राइट साइड। तो जब भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है डब्ल्यूबीसी, आई थिंक सो, मुझे ऐसा याद आ रहा है, लेफ्ट की साइड शिफ्ट होती है शायद। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे अपेंडिसाइटिस हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें कहां शिफ्ट होगी? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये होता ज्यादा इमेच्योर डब्ल्यूबीसी बनेगी, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते थे कि डब्ल्यूबीसी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। हाँ तो ये मैंने वहां पढ़ा रखा है पीवाईक्यू में, डब्ल्यूबीसी जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूबीसी क्या होगी? अंदर मैक्रोफेजेस ने अपना एक्शन बढ़ाया है। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर कोई मेरे यहाँ पे जोर से लग जाए, हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेजेस है, बॉडी की जो इन्फ्लेमेटरी सेल है उसके ऊपर आके अटैक करेंगे तो थोड़े दिन बाद में इन्फ्लेमेशन होगा, फिर हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए, तो उसमें डब्ल्यूबीसी की ग्रोथ बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो डब्ल्यूबीसी की ज्यादा ग्रोथ हो जाना, डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग। और कई बार कुछ क्रोनिक कंडीशन, लिवर फेलियर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी एक स्टेज के बाद में आके बढ़ना कम हो जाती है। दैट इज द राइट शिफ्टिंग, दैट्स मीन राइट शिफ्टिंग। ये मेरे को इतना याद आ रहा है, बाकी एग्जैक्टली मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं पता। सॉन्डर्स पे लिखा है पेज नंबर, पेज बता दूं? ब्लड वाइटल साइंस 170 और 80 बीच में कुछ पेज नंबर है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखा है, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग, और कहीं पर नहीं है, सिर्फ सॉन्डर्स बुक में ही है। ये हो गया, ये लिख लिया सबने? आगे बढ़े। अब कुछ ड्रग ऐसी होती है, अरे कुछ ड्रग ऐसी होती है जो सिंथेसिस को कम नहीं करती, उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स को कम करती है। अब मेरे को ये बताओ, हाइपोथायराइडिज्म में टेकिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया, तो कुछ ड्रग ऐसी होती है जो टेकिकार्डिया को रिजॉल्व करेगी। स्टेरॉइड कई बार क्या होता है, थायराइड को स्टेबलाइज करता है, तो स्टेरॉइड भी देंगे, पीसीएम भी देंगे, कभी भी एस्पिरिन नहीं देते हाइपोथायराइडिज्म में। एक बात याद रखना, एस्पिरिन स्पेशली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इंसुलिन दे सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन नहीं देते। कुछ ड्रग होती है अदर ड्रग, अदर ड्रग का मतलब ये क्या
क्या करेगी, सीक्रेशन को कम करेगी या सिम्टम्स को रिजॉल्व करेगी, जैसे ल्यूकोल। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं ये कॉम्प्लिकेशन में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी सुनना है। ल्यूकोल सॉल्यूशंस, ग्लूकोज सॉल्यूशन में आता है एस पोटेशियम आयोडाइड, एस सोडियम आयोडाइड। देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं बोला 4:30 बजे बोलूंगा, एग्जैक्ट 4:30 हुई है, बताया था 4:30 बजे आएगा, देख लो आ गया। मैंने ये बोला था कि आयोडीन 131 यूज करते हैं, चलो उसको भूल भी जाते हैं। एक पेशेंट है जिसको हाइपरथायराइडिज्म है, क्या है एग्जांपल, ये राहुल है, राहुल को क्लास से बाहर निकालना है, कैसे निकालोगे, पकड़ोगे ना भाई, थायराइड ग्लैंड को पकड़, इसको राहुल पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे, और आपको पता है थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन स्टोर करके रखती है। अब राहुल ने मुंह में पानी भर रखा है एग्जांपल, और आप राहुल को पकड़ते हो यहां से, राहुल क्या करेगा, पानी बाहर स्पिट करेगा, यस और नो। वैसे ही जब हम किसी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को देखते हैं या हम थायराइडेक्टोमी करते हैं, क्या करते हैं, सुनना अच्छे से सुनना, ये ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी पेशेंट की थायराइडेक्टोमी करते हैं मतलब थायराइड को बाहर निकालते हैं, थायराइड को पकड़ के बाहर निकालते हैं, जब आप पकड़ोगे तो उसके अंदर भरे हुए हैं हार्मोन, क्या भरे हुए हैं, तो जब आप उसको पकड़ोगे तो अपने हार्मोन बाहर फेंकेगा नहीं फेंकेगा, तो हार्मोन ब्लड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अचानक हार्मोन ब्लड में जाएंगे तो थायराइड का स्ट्रोम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस और नो, स्ट्रोम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है ल्यूकोल सॉल्यूशन कौन सी डिजीज में दिया जाता है, हाइपर में, किस लिए, सर्जरी से पहले, क्यों, 3 क्वेश्चन, किसके लिए, कुछ और नाम बताओ, अच्छा सा नाम बताओ, अच्छा सा नाम बताओ, ताकि एग्जामिनर मैं आप क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही आप सही करो आंखें बंद करके। टू डिक्रीज वास्कुलरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड वी गिव ल्यूकोल सॉल्यूशंस, किसको कम करने के लिए, उसकी ब्लड सप्लाई को कम कर देंगे, थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो थायराइड बनना कम हो जाएगा, तो जब आप उसको स्टिमुलेट भी करोगे तो थायराइड स्ट्रोम नहीं आएगा। तो ल्यूकोल सॉल्यूशन किसके लिए दिया जाता है, टू डिक्रीज वास्कुलरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड बिफोर थायराइड सर्जरी, ताकि थायराइड, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ल्यूकोल सॉल्यूशन क्या करता है, टू प्रिवेंट थायराइड स्ट्रोम, कैसे, प्रिवेंट सॉरी डिक्रीज वास्कुलरिटी, वास्कुलरिटी का मतलब ब्लड सप्लाई, थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई को कम करता है, इससे क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन का अचानक से ब्लड स्ट्रीम में आना कम हो जाएगा। ल्यूकोल सॉल्यूशन क्या होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, या तो उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड होगा और या उसके अंदर सोडियम आयोडाइड, या तो होगा एस या होगा एस या तो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड या होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। ये क्या करता है, डिक्रीज वास्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्या करता है जी, डिक्रीज वास्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, हाँ या ना। आपने देखा होगा थायराइड की सर्जरी करते हैं जोल डिटेक्टर आता है, फोटो देखा किसी ने, ऐसा होता है, थायराइड डिटेक्टर देखा किसी ने, याद ही नहीं मेरे को, नहीं देखा, आज सर ने पढ़ा दिया होगा आपको, या इमरजेंसी हुई नहीं होती तब पढ़ोगे, इमरजेंसी में इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे सर आपको। तो थायराइड जब हम ग्लैंड निकालते हैं तो पेशेंट की थायराइड ये स्किन को हम रिट्रैक्ट करते हैं, तो एक स्पेशल रिट्रैक्टर आता है, उसको बोलते हैं जोल रिट्रैक्टर, क्या नाम है, जोल रिट्रैक्टर, ऐसा होता है सेम ऐसा, इस टाइप का होता है, गोल गोल होता है, और इमरजेंसी में पढ़ोगे आप, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना सर आपको, उसमें है, उसको बोलते हैं जोल थायराइडेक्टोमी रिट्रैक्टर। तो ऐसे रिट्रैक्ट किया, ग्लूकोज सॉल्यूशन आईवी दिया, वास्कुलरिटी कम हुई, फिर हम थायराइड बाहर निकालते हैं, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया, ये दोनों, इन दोनों को ल्यूकोल सॉल्यूशन बोलते हैं। ल्यूकोल सॉल्यूशन का मतलब यही है, ऐसा सॉल्यूशन जो वास्कुलरिटी को कम करे, उसको ये दो टाइप का होता है, एक पोटेशियम आयोडाइड और एक सोडियम आयोडाइड, कोई डाउट नहीं है। हाइपर में देते हैं, हाइपो में किसके लिए, वास्कुलरिटी कम करने के लिए, कब, थायराइडेक्टोमी से पहले, थायराइडेक्टोमी से अपोजिट चीजें हैं। तो जब मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता देता हूं, एड्रिनल ग्लैंड निकालने से पहले हम स्टेरॉइड देते हैं, आईवी, नॉट ओरल, आईवी, और उसके बाद जिंदगी भर आईवी। स्टेरॉइड ग्लैंड निकालने के पहले मतलब एड्रिनल ग्लैंड की सर्जरी करने से पहले हम आईवी स्टेरॉइड देते हैं, और थायराइड की सर्जरी करने से पहले एंटी थायराइड देते हैं, अपोजिट। थायराइड की तो सर्जरी करने से पहले एंटी थायराइड देते हैं क्योंकि उसके अंदर भरा बाहर नहीं निकले, और एड्रिनल ग्लैंड निकालने से पहले स्टेरॉइड देते हैं, एंटी स्टेरॉइड नहीं, स्टेरॉइड देते हैं, ताकि थायराइड अचानक से एड्रिनल निकाल लेंगे तो बॉडी में सीवियर क्या हो जाएगी, स्टेरॉइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी, निकाल देंगे तो जड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो आप टच करोगे उसके बाहर अंदर भरा हुआ बाहर आ जाएगा। तो जब मैं एड्रिनल पढ़ूंगा तो आपको क्लियर बोलूंगा, सर्जरी से पहले स्टेरॉइड देंगे, इसमें एंटी थायराइड दे रहे हैं, थायराइड नहीं दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब बताओ इसमें टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, तो टेकिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, वैसे तो प्रोपेनोलॉल आपको पता ही है, जिसके पीछे लोल लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसामालोल, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, लेबेटालोल, और कौन कौन सी लोल होती है, प्रोपेनोलोल, नाटालोल, ये सारी होती है, वो क्या होती है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या होता है, हमारे रिसेप्टर है, बीटा हार्ट रेट बढ़ाता है कम करता है, इतना बता दो। अगर मैं बोल दूं बीटा एगोनिस्ट, ड्रग्स का साइड इफेक्ट बताओ, क्या बोलोगे, बीटा एगोनिस्ट क्या करता है, अगर मैं बोल दूं सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, सही तो है भाई, सर्दी का उल्टा क्या हो गया, गर्मी हो गया, तो मैं एक तरफ लिख दूं बीटा, और मैंने कल क्या बोला था, एगोनिस्ट का मतलब होता है सेम, क्या बोला था, तो एक है बीटा एगोनिस्ट, और एक क्या लिखूं, बीटा एंट एगोनिस्ट, एंट एगोनिस्ट का मतलब होता है ब्लॉकर, एंट एगोनिस्ट का अपोजिट, ब्लॉक करना, भाई एंट एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट, तो ऐसी ड्रग जो बीटा को ब्लॉक करे दैट इज बीटा ब्लॉकर, ऐसी ड्रग जो बीटा के साथ साथ चले, बीटा एगोनिस्ट। अरे एस्पिरिन नाम सुना है, साल्बुटामोल नाम सुना है, ब्रोंकोडायलेटर होती है, वो टेकिकार्डिया करती है, क्या करती है, वो बीटा एगोनिस्ट है, वो क्या है, बीटा एगोनिस्ट है, वो ब्रोंकोडायलेशन करती है। हम अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस है वो, किसकी, अस्थमा की एस्पिरिन है कि नहीं है, साल्बुटामोल, लियोसाल्बुटामोल एक्यूट अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, यस और नो, क्यों, क्योंकि वो बीटा को स्टिमुलेट करती है, वो बीटा एगोनिस्ट है, समझ में आई बात। तो बीटा ब्लॉकर क्या हुई, जिसके पीछे लोल लग, इसका मतलब एस्पिरिन की अपोजिट, ऐसी ड्रग जो बीटा को ब्लॉक करे, ब्लॉकर का मतलब एंटागोनिस्ट क्या होता है, तो मैं बोल दूं ऐसी ड्रग जो हार्ट रेट को कम करे,
तो बीटा ब्लॉक है, आया ना भाई। बीटा जो होता है, बीटा का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, बस सिंपल तरीका। बीटा मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करने वाले को बीटा बोलते हैं। ऐसा रिसेप्टर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करता है वो बीटा है। तो बीटा का अपोजिट क्या हुआ? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है ब्रेडिकार्डिया। तो ऐसी ड्रग जो ब्रेडिकार्डिया करे वो बीटा ब्लॉकर है। तो जिसके पीछे लोन लगता है सारी ब्रेडिकार्डिया करती है, जिसके पीछे लोन लगता है वो सारी ब्रेडिकार्डिया करती है। जिसमें टेकी है तो हम क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एस्पिरिन क्या करती है? अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ब्रोंकोडायलेशन करेगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडायलेशन करेगी, अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है। तो एस्पिरिन की उल्टी होगी, वो ब्रोंकस क्या करेगी? तो कोई भी बीटा ब्लॉकर किसी भी अस्थमा के पेशेंट में नहीं देनी है। मैं ये कहना चाह रहा था 15 मिनट से, कोई भी बीटा ब्लॉकर सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट को भूल से भी नहीं देनी है, क्योंकि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा फर्दर। कोई भी लोल वाली ड्रग सीओपीडी और अस्थमा में नहीं देते। और हार्ट रेट को कम करती है, कार्डियक डिमांड कम करती है, तो बीपी को भी कम करती है। अरे इतना तो आपने सुना होगा, हाइपरटेंशन में एटेनोल नहीं देते, लेबेटोल नहीं देते, तो वो क्या है? बीपी को कम करेगी, हार्ट रेट को कम करेगी। ये दोनों तो याद है आपको। बीटा ब्लॉकर के 3 साइड इफेक्ट है, 2 आपको याद है, हार्ट रेट को कम करती है और बीपी कम करती है। तीसरा मैं याद दिलाना चाह रहा था कि अस्थमा सीओपीडी में नहीं देते, क्योंकि ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करती है। क्या करती है? बस ये कहना चाह रहा था, और ये मैंने कह दिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन अस्थमा एंड सीओपीडी। कौन सी ड्रग? बीटा ब्लॉकर। और हमेशा कभी भी टेकिकार्डिया होता है तो अपन यूज करते हैं प्रोपेनालॉल मोस्टली। कौन सी लॉल? प्रोपेनालॉल ड्रग ऑफ चॉइस इन परफॉर्मेंस एंजाइटी। व्हाट इज परफॉर्मेंस एंजाइटी? स्टेज फोबिया। स्टेज पे आने पे ऐसे होता है, डर 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 होता है ना, उसमें हम प्रोपेनालॉल टैबलेट दे देते हैं, मरीज थोड़ा सा हार्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि टेकिकार्डिया को कम करती है। तो प्रोपेनालॉल इज यूज्ड इन स्टेज फोबिया, द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेज फोबिया। स्टेज फोबिया में परफॉर्मेंस एंजाइटी, आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आप सबके सामने खड़े होंगे तो आपको अचानक से सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी और आपको एंजाइटी होगी। उसमें प्रोपेनालॉल लेते हैं, हार्ट रेट कम हो जाती है। देखो भाई, कोई भी लोल वाली ड्रग होती है वो भी कम करती है, सबको पता है, मैं नहीं पढ़ा रहा। हार्ट रेट कम करती है वो भी आपको पता है, क्योंकि बीटा को ब्लॉक करती है। लेकिन आपको याद क्या रखना है पेपर में? सीओपीडी अस्थमा में नहीं देनी है। सीओपीडी अस्थमा में कोई भी लोल, सिर्फ प्रोपेनालॉल नहीं, ऐसे कोई भी लोल हो नहीं देनी है। स्टेरॉइड देते हैं तो थायराइड ग्लैंड को थोड़ा स्टेबलाइज करेगी। फीवर आएगा तो पीसीएम देंगे, नीचे लिख दो पीसीएम। और स्पेशली लिखना एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि हाइपोथर्मिया तो होता ही है। मैंने मैनेजमेंट में बहुत टाइम वेस्ट किया आज इसमें। मैं चाहता हूं कि नई चीजें पढ़ रहे हो तो पूरा याद हो जाए। तो ल्यूगोल सॉल्यूशन ये वगैरह बाकी इसके साथ रिलीज सीक्रेशन को कम कर देते हैं, बना हुआ तो है, सिंथेसिस में कोई इफेक्ट डालते नहीं है। पीसीएम भी लिख देना नीचे ना, और स्पेशली लिखना एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी को क्या बोलते हैं? और एस्पिरिन का नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक की टॉक्सिसिटी हो जाना सैलिसिलिज्म। अरे भाई, सैलिसिलिक की टॉक्सिसिटी सैलिसिलिज्म। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी को बोलते हैं सैलिसिलिज्म। अगर कोई बंदा ज्यादा एस्पिरिन खा ले उसको बोलते हैं सैलिसिलिज्म। और जब भी एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी होती है, घंटियां बजती है किसमें? इनिटस वर्टिगो, ब्लीडिंग फ्रॉम द वेरियस साइट्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द वेरियस साइट, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, मेलिना हो सकता है, हेमेटोचेजिया हो सकता है, हेमेटोमेप्सिस हो सकता है, हेमोप्टाइसिस हो सकता है। क्योंकि ये क्या करती है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है ना, तो प्लेटलेट जुड़ेंगे नहीं आपस में तो ब्लीड हो जाता है। अपर जीआई ब्लीड को बोलते हैं टेरी स्टूल, ये भी एस्पिरिन का साइड इफेक्ट होता है। ओल्ड ब्लीड आता है स्टूल में, उसको मेलिना बोलते हैं। फ्रेश ब्लीड आता है उसको हेमेटोचेजिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोचेजिया। जब गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो हमेशा वोमिटिंग में ब्लड, ब्लड मतलब वोमिटिंग में आएगा। और जब ड्यूडेनल अल्सर होगा तो वोमिटिंग में ब्लड नहीं आएगा, ब्लड किसमें आएगा? स्टूल में आएगा। कभी भी ध्यान रखना। और जब आप अल्सर पढ़ते हो तो एक बात याद रखना, रात में दर्द हमेशा ड्यूडेनल अल्सर में होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली लोग खाना खाने के 2-3 घंटे बाद सोते हैं, तो रात का मतलब आपके सोने के बाद। तो खाना दर्द किसकी वजह से हो रहा है? खाने की वजह से। इतना ध्यान रखो, दर्द खाने की वजह से हो रहा है। तो खाना खाते ही कहा जाता है स्टमक में, तो जस्ट खाना खाते ही पेन हो जाए, कौन सा अल्सर? स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। खाना 2 घंटे बाद कहा जाएगा टाइम ड्यूडेनम में, खाने के 2 घंटे बाद या नाइट में अगर दर्द हो रहा है तो ड्यूडेनल अल्सर है। और खाना खाते ही पेन रिलीव हो रहा है तो भी ड्यूडेनल है। क्यों? क्यों? आप खाना कब खाते हो? जब स्टमक खाली हो। तो आप खाना खाओगे, खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में। तो ड्यूडेनम में अभी खाना है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब आप खाना खाते हो, दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ड्यूडेनल अल्सर है। तो ड्यूडेनल अल्सर की 3 फाइंडिंग: नाइट में पेन, खाने से रिलीव हो जाता है, और खाने के 2 से 3 घंटे बाद होता है। ये तीनों साइन ड्यूडेनल अल्सर के हैं, और इसमें मेलिना होता है, वेट लॉस नहीं होता है ड्यूडेनल अल्सर में। क्यों नहीं होता? क्योंकि मरीज खाना खाना कम नहीं करता है इसमें। स्टमक अल्सर में वेट लॉस होता है, क्योंकि वो खाने से डरेगा। जो उसको खाने की याद आएगी उसको दर्द याद आएगा, वो खाएगा ही नहीं। और ड्यूडेनल अल्सर में उसको खाने से दर्द होता ही नहीं है, तो वो खाएगा बाद में, तो पछताएगा 2 घंटे 3 घंटे बाद, उस टाइम तो खाएगा ना, तो वेट लॉस नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ओके डन, मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ इतना? चलो, अब हम एंटी थायराइड मेडिकेशन देते हैं, इसके क्या साइड है? एंटी थायराइड आयोडीन होता है, क्या होता है? तो आयोडीन एक मेटालिक टेस्ट है, तो जब भी आयोडीन की टॉक्सिसिटी हो जाए, एब्डोमिनल पेन, मेटालिक टेस्ट, रेसेज हो सकता है, सॉर थ्रोट हो सकता है, नॉजिया वोमिटिंग हो सकता है। एक ग्रैनुलोसाइटोसिस किसकी वजह से होता था? पीटीयू की वजह से हो सकता है। जब भी आप थायराइड की एंटी थायराइड मेडिकेशन देते हो, साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है? अचानक से बंद नहीं करनी है, वरना मरीज को हाइपर रहेगा ज्यादा, और खाने के साथ देनी है। क्यों? क्योंकि मेटालिक टेस्ट होती है, इसलिए हमको खाने के साथ देनी है। क्या याद रखना? खाने के साथ देनी है, एकदम बंद नहीं करनी है। मेटालिक टेस्ट इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। पीटीयू का साइड इफेक्ट क्या है? याद है? एक वो बोन मैरो डिप्रेशन वाला, बस फिनिश। समझ में आया क्या? तो हमारा हाइपो हो गया, हाइपो का कॉम्प्लिकेशन हो गया, हाइपर हो गया। अब हाइपर का कॉम्प्लिकेशन बचा है,
फिर पैराथायरॉइड के दो डिसऑर्डर बचे हैं, हाइपोपैरा हाइपरपैरा। ऐसा करते ही हमारी नेक्स्ट 1 1.5 घंटा जब भी क्लास होगी उसमें पूरे हो जाएंगे और फिर हम एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट कर लेंगे। एड्रिनल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें तो आपको जो है बीएमआर याद करने में, उसमें तो मैं एक वर्ड बताऊंगा, एक वर्ड कुछ, वो एक वर्ड याद कर लेना, 4 डिजीज फिनिश। इसमें तो फिर भी चक्की चली, नोन मोन बहुत सारी चीजें, उसमें मैं चक्की भी नहीं चलाऊंगा, उसमें कुछ और ही चलाएंगे हम। हो गया? कुछ स्टूडेंट बोर हो गए, अरे ये तो पूरा करने दो प्लीज। ये देखो मैं बताऊं कितने आधे मिनट का ही नहीं दिया, 1 मिनट ना, ये इतना हेलो 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 बोल, ये देखो कितना सिंपल है। ये लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? 898765321 ओके स्टार्ट नाउ। डन। ऐसे क्या कर रहे हो तुम, इतना धीरे लिख रहे हो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही, मेरा कुछ नहीं जाता। यस, अब एक बात बताओ, डाइट के बारे में 2 4 बातें बता दो। एस्पिरिन नहीं लेना लिख लिया, ऐसी कोई भी ड्रग जिसमें आयोडीन नहीं लेना लिख दिया, ठीक है। वेट लॉस करना क्योंकि वेट लॉस हो रहा है ना, पता नहीं चल रहा। हाई कैलोरी क्योंकि क्या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म। अरे हाइपर में कैटा है ना, वेट लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए क्या देनी, अच्छी कैलोरी देनी है ना, ताकि बराबर हो जाए वापस। मरीज को स्टिमुलेटिंग या नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, कूल क्वाइट एंड नॉन स्टिमुलेटिंग लिखना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई मत लिखा देना। ये आ गया कौन सा डिसऑर्डर, फिनिश हाइपर, हाइपर इज फिनिश, फिनिश। जेब में, चॉकलेट जेब में। सुनो, एक बात सुनो, सुनो, कुछ नहीं। आगे बढ़े। अरे लिख लिया क्या? अब भी नहीं लिखा है ना, तो आप लोग सो जाओ मस्त।